स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं दीपांशु भंडारी। लगातार छठे दिन निफ्टी में आपको एक्शन दिख रहा है। हालांकि बैंक्स का आज उतना सपोर्ट नहीं है, आराम से निफ्टी होल्ड कर रहा है और अभी भी वही एक्शन बना हुआ है। क्या और बड़ी तेजी के लिए बाजार हो रहा है तैयार, या आखिरी 1.5 घंटे में आ सकती है मुनाफा वसूली? इसी पर है नजर। आइए शो की सबसे पहले इस समय बड़ी बातें क्या है वहां पर फोकस कर लेते हैं। बड़ी बात तो यही है, छठे दिन तेजी है, 650 के पास आपको निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक बार अभी थोड़ी देर पहले 700 का अटेम्प्ट भी बाजार ने किया जरूर था, वहां से हल्की फुल्की मुनाफा वसूली हुई है। बैंक्स का एक्चुअली आज सहारा नहीं है। बैंक निफ्टी में उतार चढ़ाव आपको चल रहा है। फिलहाल 100 पॉइंट नीचे है, 40,950 के पास बैंक निफ्टी। बट रियल एस्टेट शेयरों में देखिए जोरदार तेजी है। रियल एस्टेट इंडेक्स 4% ऊपर है। गोदरेज प्रॉपर्टीज और शोभा की तरफ से दमदार अपडेट्स आए हैं और इस दम पर आप देख रहे हैं कि बाकी रियल एस्टेट शेयर्स में भी तगड़ी तेजी बनी हुई है। इस पर भी थोड़ी और एनालिसिस करेंगे शो के दौरान, उसके लिए भी आप जुड़े रहिए। ऑटोज, यहां पर भी बढ़िया खरीदारी आ रही है, लेड बाय टाटा मोटर्स, जहां पर जेएलआर का अपडेट तो शानदार है, बट बाकी ऑटो शेयर्स भी आपको अच्छे एक्शन में दिख रहे हैं। आईटी में दमदार एक्शन बना हुआ है। आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदारी आ रही है। इसी हफ्ते से हम देख रहे हैं नतीजों का सीजन भी शुरू होने वाला है। 2 दिग्गज आईटी कंपनीज के नतीजे भी आएंगे और इन सब के बीच डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट है। यहां पर भी 3 दिन के वीकेंड के बाद आप एक्शन देखने वाले हैं। यूरोप के बाजार से आपको पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। कोई ऐसी बड़ी खराब न्यूज या बड़ा डेवलपमेंट ग्लोबल मार्केट्स में हुआ नहीं है, तो बाजार में चिंता कम है, एक्शन ज्यादा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी बढ़कर आपके लिए निकल कर आ रही हैं। तो इस एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और एक बार हमारी टीम से जान लेते हैं कि आज बाजार खुलने के बाद कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं और इस एक्शन पैक्ड वीक में आने वाले दिनों के लिए कौन से ट्रिगर्स पर आपको रखनी है नजर। कुशल और अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून। बताएं बाजार के कौन से हैं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर अब नतीजों का सीजन फुल फ्लेजेड शुरू होता हुआ नजर आएगा। आईटी कंपनियों से शुरुआत हो जाएगी, तो वो कौन कौन सी डेट्स पे वो मैं आपको बताऊंगा। पर आज के लिए जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, सबसे पहले उसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। अजंता फार्मा बायबैक इसका बंद होता हुआ नजर आएगा और साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से 2023 की जो स्प्रिंग मीटिंग्स है वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के बीच, वो शुरू होती हुई आज से नजर आएगी। 16 अप्रैल तक ये मीटिंग्स चलेंगी। कल के दिन में नंबर्स के लिहाज से एफएनओ स्पेस से पहला काउंटर डेल्टा कॉप अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा। पोस्ट मार्केट एक्सपेक्टेड है। उग्रो कैपिटल यहां पर प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर जारी करने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। और साथ ही 12 अप्रैल ये ऑल इंपॉर्टेंट डेट रहेगा, क्योंकि TCS बाजार का दिग्गज आईटी काउंटर यहां पर अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा। पोस्ट मार्केट कैश स्पेस से भी आनंद राठी और मोल्टेक पैकेजिंग के नंबर्स पर आपको नजर रखनी है। मार्च महीने का हमारा CPI आंकड़ा भी आएगा, साथ ही फरवरी महीने के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा पर भी नजर रखनी है। नेस्ले बोर्ड बैठक में अंतरिम डिविडेंड पर विचार करता हुआ दिखेगा। साथ ही वर्धमान स्पेशल स्टील बोर्ड बैठक में बोनस शेयर जारी करने पर कंपनी विचार करेगी। IPO के लिहाज से एवलॉन टेक की अलॉटमेंट डेट है और साथ ही एक्स डेट है इमामी के बाईबैक की। यही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी सेकंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स गवर्नर्स की मीटिंग को संबोधित करेंगे 12 और 13 अप्रैल को। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से मार्च महीने का US का आपको इन्फ्लेशन डेटा और साथ ही उनकी जो फेड मिनट्स ऑफ द मीटिंग है फेड की, वो भी आपके सामने आएगी। तो ग्लोबल लोकल रिजल्ट्स, ये सभी ट्रिगर्स इस हफ्ते फोकस में रहेंगे। ओके, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं। ट्रंकेटेड वीक है, एक और लंबा वीकेंड आने वाला है। फ्राइडे को छुट्टी है, बट उससे पहले काम करना है और काम भरपूर होगा। बाजार में रिएक्शन भी आने वाला है। आइए थोड़ी खबरों के बारे में भी जान लेते हैं। अरमान भी है हमारे साथ तैयार और फिर हमारी टीम और बाकी मेहमान भी जुड़ने के लिए तैयारी में। अरमान, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन सी आज की खबरें। जी, कई सारी खबरें आती है और अपडेट भी आते हुए दिखे हैं। जिसमें अजमेरा रियल्टी की बात करें तो वहाँ पर Q4 में जो सेल्स वैल्यू है 10% बढ़कर आई है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि अगर आप जो अपडेट आते हैं वो रिकॉर्ड आते हुए दिखे हैं। 523 की अगर आप सेल्स की बात करें 93% की यहाँ पे बढ़ोतरी दिखेगी वाई। बजाज फिनसर्व यहाँ पर भी अपडेट है। अगर मार्च में आप कुल प्रीमियम देखें तो लगभग आपको दिखेगा 1670 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। टाटा पावर, यहाँ पर इनकी सब्सिडरी ने ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ करार किया है और ये करार जो है ग्रिड में सुधार के जरिए जो दिल्ली में बिजली वितरण है उसके लिए जो है करार किया गया है। सोना BLW प्रिसिशन लगभग 1.2 करोड़ के आसपास जो गैर क्षमता वाला जो प्लांट है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। और अगर आप देखेंगे तो पुणे के चाकन में जो है इन्होंने प्लांट शुरू किया है। एग्रोकेमिकल स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्काईमेट ने आगामी जो मानसून है उसका अनुमान जारी किया है। उनका यह कहना है कि सामान्य से जो है कम मानसून का अनुमान है। अगर आप देखेंगे 94% के आसपास जो है बारिश होने का अनुमान है। और अगर सूखे की बात करें तो वो लगभग 20% संभावना है कि हो सकता है। सिप्ला रॉयटर्स के हवाले से एक बार आती हुई दिखी है कि भारत में डायबिटीज थेरेपी के लिए उन्होंने नोवार्टिस फार्मा के साथ करार किया है।
बजाज ऑटो, यहाँ पर भारत में ऑपरेशंस के लिए उन्होंने ट्रम्प के साथ उन्होंने जो है करार किया है और ये कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन जो है वो ट्रांसफर किया है। और अगर आप देखें 2023 के मिड तक जो मोटरसाइकिल बिजनेस है वो यहाँ पे लॉन्च करते हुए दिखेंगे। L&T, यहाँ पर इनको हाइड्रोजन कारोबार को लगभग 1000 से 2500 करोड़ की रेंज में एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। रॉयल ऑर्किड, यहाँ पर कोकण इलाके में कारोबार का विस्तार किया है, उन्होंने एक होटल है वहाँ पर वो खोला है। सोम डिस्टिलरीज, भोपाल के कैनिंगन में देखिए उन्होंने जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो शुरू कर दिया है। थॉमस कुक इंडिया, यहाँ पर कंपनी और एसओटीसी ट्रेवल ने एक्सक्लूसिव लॉन्ग टर्म करार किया है और ये भारतीय बाजार में ग्रोथ के लिए एक्सक्लूसिव जो है सिर्फ स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो भारतीय बाजार के लिए जो है लॉन्ग टर्म करार किया है। और कई सारी ब्लॉक डील्स है जिसमें TTML लगभग 17 लाख शेयर्स, टाटा मोटर्स लगभग 8 लाख, ITC लगभग 26 लाख और सेल लगभग 29 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें और बड़ा एक्शन जो स्टॉक्स में आते हुए दिख रहा है। कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स भी हुई हैं। टाटा मोटर्स में देखिए बड़ा एक्शन आपको होते हुए दिख रहा है। स्टॉक भी हालांकि डेज हाई से थोड़ा नीचे बट 5% ऊपर अभी भी है। जो सुबह की बड़ी तेजी थी वहां से भी आपको इसमें एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए थोड़ा अनिल जी से भी बात करते हैं जो बाजार में बड़ा एक्शन बना हुआ है और अब आपको क्या करना है। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। 6 दिन लगातार तेजी में है तो एक्शन तो है, हालांकि अब थोड़ी मुनाफा वसूली आ रही है, बैंक्स में ज्यादा मुनाफा वसूली आ रही है तो वो थोड़ा निफ्टी को ड्रैग डाउन कर रहा है। बट एक अच्छा एक्शन रहा है। थोड़ी देर पहले तो 17,700 का भी अटेम्प्ट किया था निफ्टी ने। बाजार न अच्छा है न खराब है, बाजार परफेक्ट है, परफेक्ट है मूव के लिए। ऐसा ही होना चाहिए मार्केट, बिल्कुल। मार्केट का मजा ही तब है दीप के हर एक लेवल पर तेजी और मंदी करने वाले दोनों का मतलब पेशेंस, ताकत वो टेस्ट करे कि किस में कितनी ताकत है, किस में कितना पेशेंस है, किस में कितना कन्विक्शन है, भरोसा है अपने ट्रेड को लेकर। वही बाजार कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छा बाजार कौन सा होता है जो लेवल्स को रेस्पेक्ट करे, चाहे नीचे के लेवल्स हो चाहे ऊपर के लेवल्स हो। तो ये वही बाजार है जो लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रहा है। कैसे? बिल्कुल 17,600 17,700 हमारी सुबह की रेंज है कि पहला सपोर्ट 17,600 पर है, एग्जैक्टली 17,605 का लो है। 17,700 17,800 बेचने की रेंज है, वहां पर जरूर बेचना चाहिए। डाउ का मूड माहौल देखकर शॉर्ट भी कर सकते हैं। आप देखिए आज का हाई 17,694। सो इससे बढ़िया आपको लेवल बाजार दे नहीं सकता। पॉइंट नंबर। बैंक निफ्टी 40,625 40,825 आपके लिए परफेक्ट बाय जोन था सुबह। आज का लो देखिए 40,833, बिल्कुल वहीं पर जाकर रखा है। ठीक है, ऊपर की रेंज जरूर आपकी 40,250 की है, सॉरी 41,250 की, उससे थोड़ा पहले से घुमा है 41,140 से। सो आई थिंक मार्केट एकदम परफेक्ट है। अब आज पूरे दिन भर ज्यादातर वक्त आपने लाल निशान में बैंक निफ्टी को देखा, निफ्टी लगभग हरे निशान में। बचे हुए 1.5 घंटे के लिए स्ट्रेटेजी आप दोनों तरह की रख सकते हैं। चाहे बाय ऑन डिप्स रखिए जो ज़्यादा सेफ है, और जिनको बेच कर ट्रेड करना ही है वो करके फटाक से पहले लेवल पे आता है मार्केट वहीं पर ले ले। बाय ऑन डिप्स 17,600 17,550 इस रेंज में आखिरी 1 घंटे में मिलता है, वहां पर आपको लेना है। बैंक निफ्टी 40,825 और 40,625, ज़्यादा सेफ रहना चाहते हैं 40,625 पे लीजिए, एग्रेसिव हैं 40,825 पे लीजिए। ये आपके लेने का जगह है। बेचना कहाँ है? 17,700 के नज़दीक आपको निफ्टी में थैंक यू करना है, और बैंक निफ्टी 41,100 की रेंज में थैंक यू करना है। ये क्लियर कट स्ट्रेटेजी एकदम आराम से लेवल के साथ में। और जिनको मंदी करना है, बहुत सारे लोग होते हैं भाई नहीं हम मंदी करके ही कमाना है, जहाँ रुकेगा वहीं से मंदी करेंगे, तो आप ऊपर में 41,100 की रेंज में बेचकर ट्रेड कर ले अगर आप करना ही चाहते तो स्टॉप लॉस लगाकर। और निफ्टी में 17,700 के आसपास जब भी आए 5-15 पॉइंट आप अपना जजमेंट उस वक्त ले ले। फॉर एग्जांपल डाउ फ्यूचर आपके 50 पॉइंट ऊपर थे और 5-10 पॉइंट नीचे हो गए, तो आपको मालूम है 17,700 से ही बेचना शुरू करना है। सो ये आगे डाउ फ्यूचर भी फ्लैट है, सो ऊपर हो जाए तो फिर आपको धीरे से आराम से रुक कर बेचना है। सिंपल चीज़ है, थोड़ा सा वो दिमाग आप उस सिचुएशन में जिस लेवल पर पहुंचे उस समय के माहौल को देखकर लगा लें। बट ओवरऑल मार्केट परफेक्ट है, सही लेवल पर रुक रहा है, सही लेवल पर खरीदारी का मौका दे रहा है। दोनों तरफ कर सके तो अच्छी बात है, नहीं कर सके तो कोई दिक्कत नहीं। 6 दिन तक लगातार तेजी होने के बाद रोज भागेगा नहीं। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, टुकड़ों टुकड़ों में नीचे खरीदारी की स्ट्रेटेजी रखें जब तक कि बाजार में कोई बदलाव ऐसा बड़ा देखने को नहीं मिले, उसी के साथ चलते रहें। फर्स्ट क्लास। यस, ठीक है। चलिए, तो बढ़िया एक्शन है और लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है बाजार। एक्शन में भी आपको आते हुए दिख रहा है। ये सारे हमारे मेहमान भी हैं तैयार, राकेश जी, सुमित जी, हिमांशु गुप्ता साहब, सचिन जी एंड ऑफ कोर्स आशु सर हमारे साथ शो में इस समय जुड़ रहे हैं बाजार के एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। थोड़ा बैंक निफ्टी में मुनाफा वसूली 150 पॉइंट नीचे आया है, बट बड़ा एक्शन। गोदरेज प्रॉपर्टीज 8% ऊपर है और DLF 6% ऊपर।
यहाँ पर वागले साहब की आज पिक ऑफ द डे भी था और स्टॉक का मोमेंटम भी बरकरार आपको दिख रहा है। एक सचिन जी से मैं सवाल लेना चाहूंगा। आज का जो स्टार है गोदरेज प्रॉपर्टी, सचिन जी गुड आफ्टरनून सर। गोदरेज प्रॉपर्टीज 8% ऊपर है। टाटा मोटर्स में तो हमने फिर भी थोड़ी मुनाफा वसूली देखी, ये तो उसी लेवल पर है जहां पर थोड़ी देर पहले भी ट्रेड कर रहा था। थ्रू द डे इसने अपने लेवल्स होल्ड करें, क्या करना है अभी गोदरेज प्रॉपर्टीज में इन लेवल से? ये पूरे सेक्टर में ही वैसे हलचल है एंड विद इन द सेक्टर आई थिंक फर्स्ट प्रेफरेंस कभी भी डीएलएफ पे रहा है। गोदरेज में पिछले 3 दिनों से जो लगातार मोमेंटम नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम काफी स्ट्रेच हो चुका है एंड जिस तरीके से फिलहाल इसके वीकली एवरेजेस प्लेस्ड है, जिस तरीके से यहाँ पर डेटा नजर आ रहा है, आई थिंक 1220 से लेके 1250 एक कंजेशन जोन है, तो इमीडिएट बेसिस से मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम चेंज नहीं करना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की मेरी सलाह नहीं होगी। इनफैक्ट अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो 1205 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसे रिटेन किया जा सकता है 1240 के टारगेट के लिए। बट जिस तरीके से पिछले 3 दिनों का मोमेंटम है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम काफी अच्छी तरह अनफोल्ड हुआ है एंड प्रोबेबली थोड़ा सा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन टू करेक्टिव एक्शन हो सकता है एंड री एंट्री के मौके मुझे लग रहा है आज नहीं पर 2 दिन में जरूर मिल जाएंगे। तो री एंट्री के मौके आपको मिल सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में। रखिए इस पर नजर, डीएलएफ इस पर रखिए नजर, टाटा मोटर्स पर रखिए नजर, ओबरॉय रियल्टी एक्शन में आ रहा है। चंबल फर्टिलाइजर आपको बढ़िया मूव दिखा रहा है, जो आज सुबह अनिल जी ने आपको खरीदारी की राय दी थी, 2-2.5% ऊपर है, डेज हाई के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है। आईआरसीटीसी भूला भटका शेयर, ये भी आपको एक्शन में इस समय दिख रहा है। आइए आशु जी भी हैं हमारे साथ तैयार और एक बार उनसे भी अपडेट ले लिया जाए, उनके कॉल्स, उनके स्प्रेड्स की तरफ। आशु जी, बैंक निफ्टी में थोड़ी सुस्ती जरूर इस समय बनी हुई है, बट निफ्टी बढ़िया एक्शन में इस समय आ रहा है। बताएं सर एक बार बाजार पे क्या करना है, स्प्रेड्स पर अगर कुछ अपडेट है तो वो भी दें। नहीं दीपांशु, कोई अपडेट नहीं है क्योंकि लास्ट वीक कोई ऐसा वो एक्सपायरी से पहले वेंसडे को स्प्रेड था, सब खत्म हो गए थे, सब ठीक ठाक रहे, तो कोई नया स्प्रेड, फ्राइडे छुट्टी थी, नहीं है। आज स्प्रेड है दीपांशु निफ्टी का भी और एक स्टॉक का भी। मार्केट दीपांशु एक रेंज में, मतलब जो एक बाउंस बैक आना था, अच्छा बाउंस बैक आ भी गया है। अब यहाँ पे मतलब कंफ्यूजन तो बना हुआ है दीपांशु, क्योंकि पहली बार कॉल्स वालों को एक दिक्कत आई और हमने देखा कि किस तरह की शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी बनी, जो कि काफी देर से वेट कर रहे थे। बट अब ये लेवल्स ऐसे आ गए हैं कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड, जो मैंने फ्राइडे को भी एक मतलब ट्वीट से सबसे बात की थी थर्सडे को, कि रिस्क रिवॉर्ड लेने वाला ना फेवरेबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट बढ़ नहीं सकती, बट क्या आप यहाँ से ढंग का पैसा बना सकते हैं? तो मुझे लगता है कि जिस तरह के प्रीमियम्स हैं इतने लो, आप बेच सकते नहीं है और लोग, लेकिन जो वंस एन ऑप्शन सेलर इज ऑप्शन ऑलवेज एन ऑप्शन सेलर, तो ये चीज को ना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि मार्केट अच्छी भी है तो डिप पे लेना चाहिए, बाय एट डिप्स की मार्केट है। तो इस डिप के लिए मेरे पास एक स्प्रेड है निफ्टी का और एक स्टॉक का स्प्रेड है, अगर कहें तो दीपांशु में दोनों शेयर कर लेता हूं। आइए बिगुल आशु सर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। दीपांशु 17,600 की एक पुट लेनी है और 17,500 की एक पुट बेचनी है, ये 1:1 स्प्रेड है। दीपांशु अब प्रीमियम्स इतने कम हो गए हैं कि दूर रखने पे 2 बेचने पड़ते हैं, 2 बेचने पे रिस्क ज्यादा है, क्योंकि मुझे नीचे का रिस्क अभी भी दीपांशु कोई भी ऐसी चीज होगी, कोई भी एक झटका लगेगा ना, तो जो नीचे का होता है ना पुट, तो वो ऐसे बढ़ती है और ऐसे पकड़ लेती है आपको कि मतलब वो रिस्क तो लेना ही नहीं है बिल्कुल भी। आप ऊपर की कॉल ज्यादा बेच सकते हैं, वो ज्यादा बेच के भी ना अगर 150-200 पॉइंट भी ऊपर बेचते हो तो भी आपका क्रेडिट स्प्रेड नहीं बन रहा या कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है। तो 17,600 पे आप नया बुल स्प्रेड बनाओ, मुझे नहीं समझ आ रहा। अभी बियर स्प्रेड बनाना है, 2 का नहीं बन सकते। तो हम जो स्प्रेड बनाया है दीपांशु वो ये है कि 17,600 की एक पुट लेनी है, 17,500 की एक पुट बेचनी है, 24-25 रुपए की कॉस्ट है। और मुझे लगता है 24-25 रुपए अगर 150-200 पॉइंट का भी झटका लग गया, ये एक बहुत अच्छी इंश्योरेंस है। और दीपांशु 24-25 रुपए तो इस मार्केट में कुछ भी नहीं होते, मतलब किस तरह की वॉलिटिलिटी आ जाए। तो ये बियर स्प्रेड आपको जरूर हाथ में रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि 100 पॉइंट भी निफ्टी घट गया ना तो ये 3 गुना 4 गुना पैसे हो जाएंगे अपने। और दूसरा स्प्रेड है दीपांशु, एक स्टॉक है जिसका बुल स्प्रेड है, वो है टाटा केम। बहुत टाइम के बाद टाटा केम में एक मूवमेंट आई है। और ये वो जो बीच का जो हुआ था ना दीपांशु, जो वो टर्की पे अर्थक्वेक हुआ था, टर्की में अर्थक्वेक आया था और अगले दिन वो सोडा ऐश के चक्कर में 1030-40 हो गया था और उसके बाद वो वहीं उसी एक्सपायरी में 980। तो ऐसी न्यूज़ पे तो मतलब कभी भी ये जो पकड़ भाग वाली चीज होती है ना, उसमें तो मैं बहुत ही ज्यादा मतलब नेगेटिव व्यू होता है मेरा। लेकिन उसके बाद दीपांशु वो नीचे आया 50-60-70 रुपए वहां से
टाइम वाइज कंसोलिडेशन भी हुई है, प्राइस वाइज कंसोलिडेशन तो इसमें बहुत टाइम से चल रही है और मुझे लगता है कि ये अब टाटा केम अच्छा करना चाहिए। तो 980 की इन द मनी, 1004-5 का फ्यूचर चल रहा है शायद, 980 की इन द मनी एक कॉल लेनी है और 1030 की आउट ऑफ द मनी एक कॉल बेचनी है। ये स्प्रेड भी बनेगा 23-24 रुपए में। 23-24-25 रुपए में का मतलब दीपांशु 980 प्लस 25 1005 का फ्यूचर चल रहा है। तो आपका ऊपर का प्रॉफिट तो आएगा ही, नीचे की सिक्योरिटी है जो बहुत जरूरी है। कोई भी अगर बैड न्यूज आ जाए या किसी कारणवश कोई वो चीज हो जाए तो दीपांशु जो जितने भी अपनी स्ट्रैटेजीज होते हैं मैं बार बार रिपीट करता हूं, मुझे नीचे की सिक्योरिटी बहुत चाहिए होती है, ऊपर में बहुत ज्यादा नहीं है। ऑलरेडी ऑल सेड एंड डन वी आर एट 17,600 और 41,000। अब यहां से देखिए नीचे में मार्केट टूटता है, ऊपर में बढ़ता है, तो काफी बढ़ चुका है और भी बढ़ सकता है। लेकिन बीच में अगर एक करेक्शन आ गई, और मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी करेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो जैसे स्प्रेड है बायर डिप्स वाली स्ट्रैटेजी है, तो बायर डिप्स में कैसे लेना है, और अगर 100-200 पॉइंट करेक्शन आ जाए तो अच्छी बात है, हेल्दी बात है। और निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी स्प्रेड बनाने का मन बहुत हो रहा है दीपांशु के, एक करेक्शन उसमें भी लगती है कि थोड़ी आनी चाहिए, बट वो प्रीमियम्स सूटेबल नहीं है। आई मीन रिस्क रिवॉर्ड चाहे ट्रेड में भी हो तो जबरदस्ती का ट्रेड दीपांशु मैं नहीं दे पा सकता, बट ये है कि एक बार यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस, मतलब कॉशियस इन द सेंस कि कोई मारामारी नहीं है, बट नए लेन में पैसे आने मुश्किल है। तो चलिए थोड़ा इंतजार करें। इस वक्त ट्रेड करने के लिए कोई माहौल बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है आशु जी को। कोई दिक्कत नहीं, जब आपको ठीक लगे, जब आपको लगे कि लेवल सही है। जी हाँ, बताएं सर। अनिल जी आपको हैप्पी बर्थडे भी, हैप्पी एनिवर्सरी भी और वेलकम बैक भी। नहीं, मेरा बर्थडे कब है? बर्थडे थोड़ी था अनिल जी वो साल में कुछ भी हो, मतलब वो जी वाला तो 5वां बर्थडे है ना। हाँ, वही वाला बर्थडे भी मान सकते हैं, एनिवर्सरी मान सकते हैं और वेलकम बैक भी। हाँ, धन्यवाद सर, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए बिगुल सचिन जी के लिए BTS का। बताएं सर। जी अनिल जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर जुबिलेंट फूड्स काफी दिनों से थोड़ा सा वीकर नोट पे रहा है, एंड जिस तरीके से यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स बिल्टअप हुए हैं 420-25 के रेंज में, तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मोमेंटम शायद एक्सटेंड होगा 400 तक। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी जुबिलेंट फूड्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 430 पर, एंड इंट्राडे मुझे लग रहा है एक मूव अनलॉक होनी चाहिए 412-413 तक, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 400 तक ये पर्टिकुलर पोजीशन होल्ड की जा सकती है ऑन द शॉर्ट साइड। ये है राय आपके लिए, जुबिलेंट फूड वर्क्स में शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। इस वक्त 430 का लगाए आप स्टॉप लॉस और टारगेट रखें 412 और 400 का, ये दो टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। वागले साहब की सुबह की कॉल आज, माफ कीजिएगा, बिग वाली करनी है, जुबिलेंट फूड में बेचना है, सॉरी खरीदना नहीं है, ये ध्यान में रखें। 430 का स्टॉप लॉस, 412-400 के टारगेट के लिए। आज सुबह DLF वागले साहब ने खरीदारी करने की राय दी थी और पहला टारगेट 415 का वीकली जो था उसके बेहद करीब पहुंच चुका है, 408 के आसपास पहुंचता हुआ ये दिख भी रहा है। इस वक्त DLF और बाकी रियल एस्टेट शेयरों पर एक बार जरा सिद्धार्थ जी से राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, सारे स्टॉक्स बड़े जबरदस्त एक्शन में है आज, चाहे शोभा ले लें, DLF ले लें, ओबेरॉय, गोदरेज प्रॉपर्टी तो टॉप गेनर रही है। बताएं सर क्या व्यू है आपका और आपको क्या पसंद है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए अनिल जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज की जो गाइडेंस आई है मैनेजमेंट की, जिसके कारण स्टॉक में बहुत अच्छी बढ़त हमने देखी है, इसी के साथ ये पूरा ही समूह में गोदरेज प्रॉपर्टी तो 1250 के टारगेट से हमारा टारगेट है इसका, जो बहुत करीब है लक्ष्य इसका। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक कंपनी है जो बहुत बेहतरीन लग रही है। इसी के साथ मुझे दूसरे भी बहुत सारे रियल एस्टेट प्ले अच्छे लग रहे हैं, पर इसके लिए अनिल जी एक रिक्वेस्ट होगी, अगर आप बिगुल बजवा दें। बिगुल, ओके, लेकिन बिगुल की कंडीशन जो है वो ये कि ये रियल एस्टेट शेयर से जुड़ा हुआ ही होना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए तो बिगुल मांग रहा हूं। अच्छा, ओके, तो बिगुल के लिए थोड़ा सा करिए इंतजार, ताकि आपको बिगुल जो रियल एस्टेट शेयर पर बजाने की फरमाइश जो हमारे सिद्धार्थ जी की है, उससे पहले हम आपको बता दें कारण कि तेजी की वजह क्या है। करेक्ट है ना? अरमान हमारे साथ है, तो पहले आपका लिए बिगुल या पहले अरमान? सिद्धार्थ जी बताएं सर। जो क्रम आपको सही लगे अनिल जी। देखो, क्रम की बात मत करो, आप क्रम की बात करोगे तो आपके साथ ही पहले जाना पड़ेगा। तो बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सीड। जी सर बताए। अनिल जी, आपने सवाल पूछा है तो प्रेस्टीज की बात है, तो ये कंपनी भी प्रेस्टीज एस्टेट है,
प्रेस्टीज एस्टेट पे खरीदारी की राय, रियल एस्टेट की कंपनी बेहतरीन, वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट प्ले है, बेंगलोर में बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हैदराबाद और चेन्नई में भी बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है। 79% मतलब 80% के करीब रेसिडेंशियल से इनके रेवेन्यू आते हैं। पिछले 5 साल के सेल्स CAGR ग्रोथ 27% हमने देखा है और आने वाले समय में डबल कर सकती है अपनी बुकिंग। प्रेस्टीज एस्टेट 25,000 करोड़ का बुकिंग हो सकता है, जो पिछले साल में 15,000 करोड़ दिखा गया था। एवरेज रियलाइजेशन भी जो 5,800 रुपए पर स्क्वायर फीट देखा गया था, वो 8,500 रुपए पर स्क्वायर फीट देखा जा रहा है। तो प्रेस्टीज एस्टेट पे खरीदारी की राय, शॉर्ट टर्म टारगेट जो टेक्नो फंडा के हिसाब से होगा 455 का, और थोड़ा सा पोजिशनल 6 महीने का टारगेट अगर ले तो 490 का भी टारगेट आ सकता है प्रेस्टीज एस्टेट पे। 99 499 सही सुना मैंने? 490 490 हाँ ठीक है। 99 आप बोल देते मैं 500 करवा ही देता था। एकदम ग्रेस मार्क तो बनता था। बाटा प्राइस एकदम। तो चलिए ये है आपके लिए राय खरीदारी की प्रेस्टीज स्टेट्स में। लेकिन रियल एस्टेट शेयर में तेजी की वजह क्या है ये बता रहे हैं अरमान बताएं। जी सर, रियल एस्टेट में लगातार बड़ी तेजी आती हुई दिखी है। अगर आप सिर्फ पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो मैं निफ्टी रियलिटी की अगर आप बात करें सिर्फ वही लगभग 12% बढ़ चुका है। वहीं अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज इन्हीं 6 ट्रेडिंग सेशंस में लगभग 20% बढ़ा है। मैक्रोटेक डेवलपर्स 19%, DLF में भी लगभग 16% के आसपास की तेजी है। ओबेरॉय, शोभा या प्रेस्टीज देख लीजिए, सब में 10 से 11% के आसपास की तेजी आती हुई दिखी है। अब तेजी के कारण क्या है? एक तो सबसे जो मुख्य कारण है वो ये भी बताया जा रहा है क्योंकि 1 अप्रैल से अगर आप देखें जो कैपिटल गेन से जो घर खरीदने पर 10 करोड़ तक की जो लिमिट लगती हुई दिखी है, उसका भी फायदा लेने के लिए 31 मार्च के पहले अच्छी खासी बिक्री होती हुई दिखी है। प्रीमियम रियल इस्टेट में आपको लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्रीमियम रियल इस्टेट की डिमांड लगातार काफ़ी स्ट्रांग है। और अगर आप देखें जब RBI ने दरें नहीं बढ़ाई उसके सिर्फ 2 दिन के अंदर ही अगर आप देखें तो निफ्टी रियल इस्टेट जो है रियलिटी है वहाँ पर लगभग 6.5% के आसपास की जो है तेजी आती हुई दिखी। और उसी के साथ साथ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि Q1 2023 की बात करें तो अंत तक जो हाउसिंग इन्वेंट्री थी जो 2018 में लगभग 42 महीनों की जो इन्वेंट्री थी वो अब गिरकर सिर्फ 20 महीनों की हो गई है। इस हिसाब से आप बता सकते हैं कि लगातार जो है डिमांड कितनी रोबस्ट है जिस कारण इन्वेंट्री इतनी कम लेवल पर हो चुकी है। अब अगर आप कंपनी स्पेसिफिक बात करें कि कंपनी के जो लगातार अपडेट्स आते हुए जा रहे हैं वो लगातार अपडेट्स रिकॉर्ड लेवल पर आते हुए देगा। सबसे पहले अगर आप बात करें मैक्रोटेक डेवलपर्स की, उन्होंने अपडेट किया दिया FY23 की बेस्ट एवर प्री सेल्स के आंकड़े आए। शोभा लिमिटेड की बात करें तो वहां पर Q4 FY23 में कंपनी ने रिकॉर्ड बिक्री करी, सिर्फ वैल्यू के हिसाब से नहीं वॉल्यूम के हिसाब से भी उन्होंने रिकॉर्ड बिक्री करी। और FY23 की भी बात करें, पूरे साल की भी अगर आप बात करें तो वहां पर भी उन्होंने हाईएस्ट एवर सेल्स की बात करी। गोदरेज प्रॉपर्टीज जिसका अपडेट आज सुबह भी दिया था हमने, सालाना देखिए या तिमाही देखिए, दोनों आधार पर रिकॉर्ड लेवल पर सारी बुकिंग्स हैं, सेल्स हैं, वो आती हुई दिखी हैं। और अजमेरा रियल्टी जिसका भी रिसेंटली अगर आप देखेंगे आज ही सुबह अगर अपडेट आया है वहां पर उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि FY23 में उनका हाईएस्ट एवर जो है वो बिक्री आती हुई दिखी है। तो इन सभी इंडिकेटर्स की बात करें तो ये सब चीज़ें यही जता रही हैं कि यही रीजंस हैं जिसके कारण आपको अभी तक जो है बढ़िया तेजी दिखती हुई दिख रही है। ओके तो ये है सारे के सारे कारण जिनके दम पर आपको एक्शन जबरदस्त देखने को मिल रहा है सारे के सारे रियल एस्टेट शेयरों में। अजमेरा रियल्टी की बात निकली, स्टॉक 6% ऊपर है। एक बार सुमित जी से जरा चार्ट्स पर राय ली जाए कैश मार्केट का ये स्टॉक। सुमित जी आज कमाल करता हुआ दिख रहा है, बताएं सर क्या है व्यू? अनिल जी, स्टॉक में पिछले 3 दिनों में लोअर लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिला है। रिसेंट के स्विंग हाई और मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हैं तो ये स्टॉक के अंदर और मोमेंटम बन सकता है। 325 330 ये लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें। 300 रुपए 301 रुपए के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 325 रुपए से लेके 330 रुपए तक का मूव इसी हफ्ते में अजमेरा में देखने को मिल सकता है। ओके तो ये है आपके लिए अजमेरा रियल्टी में 330 325 तक के टारगेट आपको आते हुए दिख सकते। दीप सारे एक्शन, एक क्वालिटी पाटिल भी देख रहा था मैं 7% आज मजबूत है। तो ये इससे जुड़े हुए सारे शेयर ज्यादातर अच्छे एक्शन में आज दिख रहे हैं। एब्सोल्युटली पूरा स्पेस ही और रियल एस्टेट इंडेक्स भी 4% ऊपर आपको दिख रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट 5.5% की तेजी दिखा रहा है। पूर्वांकरा में आपको एक्शन दिख रहा है। मैक्रोटेक 3% ऊपर है।
ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में भी अच्छी तेजी बन रही है। तो बड़ा एक्शन है। थोड़ा दिन के निचले स्तर पर बाजार जरूर आए, अब थोड़ी बैंक्स में जो मुनाफा वसूली आ रही है उसका इंपैक्ट आपको निफ्टी पर भी आते हुए दिख रहा है। निफ्टी भी अब अपनी गेन्स गिव अप करके नेगेटिव टेरिटरी में आने की तैयारी में। इंडसइंड बैंक पर सबसे ज्यादा प्रेशर है, 1.5% नीचे इंडसइंड बैंक है इस समय। आइए एक बार हिमांशु जी से जरा इसके चार्ट पर राय ली जाए। हिमांशु जी, बैंक निफ्टी फिसल रहा है 250 पॉइंट नीचे, टॉप लूजर बैंक निफ्टी में इंडसइंड बैंक। अभी अभी एक शार्प कट भी आया, जरा देखें सर इसके चार्ट को। जी दीप, गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप देखिए, ओवरऑल सेटअप बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है इंडसइंड बैंक का। हालांकि एक अच्छी रैली के बाद लोअर लेवल से हमने पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में एक रेंज बनती हुई देखी है, और उस रेंज के लोअर एंड पर स्टॉक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 1060 1058 अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो मुझे लगता है जब तक स्टॉक उसके ऊपर बना हुआ है, कोई यहाँ पर बड़ी गिरावट मुझे नजर नहीं आती। 1060 1062 के आसपास स्टॉक में एक अच्छे सपोर्ट लेवल है, और ऑन द अप साइड 1090 से 1100 रुपए की जोन है, जहां पर हम बार बार सप्लाई या फिर प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये 35-40 रुपए की रेंज में ही स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक का इस समय थोड़ा प्रेशर में आपको इस पर आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में भी थोड़ी बिकवाली आ रही है। एक बार आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट भी चेक कर लेते हैं। अब बंसल जी एक बार जरा आईसीआईसीआई बैंक देखें सर, ये भी थोड़ा फिसल रहा है इस समय। जी दीपांशु, इंटायर बैंकिंग के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली है, और आईसीआईसीआई बैंक ने भी एक इंपॉर्टेंट लेवल था इसका 870 का, उसके नीचे निकला है। तो ऐसा कुछ घबराहट की बात नहीं लगती, बट दीपांशु जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है 870 के नीचे, उनको निकलने की राय है। वेट एंड वॉच करेंगे कोई नई साइड में बाय सेल साइड में पोजीशन लेने के लिए, पर डेफिनेटली जिन्होंने लिया है लॉन्ग को एग्जिट करें। तो लॉन्ग को एग्जिट करिए, ये आपके लिए राय आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा प्रेशर यहाँ पर आपको बनते हुए दिख रहा है बैंक्स की तरफ से, वहां पर आपकी बिकवाली अभी अभी शुरू भी हुई है। कुछ और स्पेसेस भी जहां पर आपको थोड़ा प्रेशर इस समय आते हुए दिख रहा है। बैंक्स के साथ साथ इंश्योरेंस स्टॉक्स भी आपके फिसल रहे हैं। चुनिंदा एनबीएफसीज पर भी आज दबाव है। बजाज फाइनेंस 2% का कट दिखा रहा है। एक बार सचिन जी से बजाज फाइनेंस के बारे में भी पूछा जाए। सचिन जी देखें सर, बजाज फाइनेंस टॉप लूजर है इनफैक्ट इस समय निफ्टी का, 100 रुपए का कट। जी दीपांशु, इनफैक्ट एक अच्छे रैली के बाद एक अच्छी करेक्टिव नजर आ रही है, बट मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे अगर इसका डेटा देखें तो लगभग अराउंड 5800 के आसपास एक डिपेंडेबल सपोर्ट बन चुका है। एक अच्छा ब्रेकआउट इसी पर्टिकुलर लेवल पे 2 दिन पहले एस्टैब्लिश हुआ था, तो आई थिंक एक अच्छा पुल बैक यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर प्राइस यहाँ से स्टेबल हो जाती है 5800 5820 के आसपास, तो मुझे लग रहा है वापस एक खरीदारी करने का मौका बन सकता है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है जो एक थोड़ा सा प्रेशर बना है फाइनेंशियल्स पे, उसके वजह से 50 से लेकर 5800 तक की एक मूव मिल सकती है, बट डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की सलाह होगी, ना ही बिकवाली राइट नाउ। सो मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक समय देना चाहिए इस इन पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट देने के लिए, एंड प्रोबेबली वहां से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है ऑन द बुलिश साइड। तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस, जिस पर आपको मूवमेंट इस समय दिख रहा है। थोड़ा डेज लो पर कारोबार हो रहा है इस काउंटर पर। देखते हैं यहाँ से कैसी मूव आएगी। ओएनजीसी में हालांकि अच्छी खरीदारी आ रही है, 0.4% ऊपर ओएनजीसी इस समय ट्रेड कर रहा है। जो नई गैस प्राइसिंग फॉर्मूला आ गया है उसके बाद इस स्टॉक में आपने नई जान देखी है। डेज हाई पर ओएनजीसी इस समय दिखेगा। हिमांशु जी, ओएनजीसी इस पर क्या करना है सर? 156 का लेवल इस समय। दीपिक, अच्छी कंसोलिडेशन हमने स्टॉक में देखी है अच्छे रनअप के बाद, और मल्टीपल टाइम्स 150 152 की सपोर्ट ये स्टॉक लेता हुआ नजर आया है। हालांकि स्टॉक बार बार 158 160 पर सप्लाई प्रेशर भी फेस करता है। तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि अगर आज के इस लॉन्ग बिल्ड के बाद 157 158 के ऊपर स्टॉक अगर निकलता है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक रैली बनती हुई, फर्दर रैली बनती हुई नजर आ सकती है, और स्टॉक शॉर्ट टर्म में 162 और 165 का जो जोन है वहां तक अप मूव दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो मुझे लगता है तेजी की पोजीशंस हैं उनमें बने रहें। 154 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। तो ये है आपके लिए ओएनजीसी। आई बंसल जी की तरफ से कॉल भी आ रहा है बिल्कुल उनके लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, मैं तो ओएनजीसी को पिटारे में लिए बैठा था कि पिक ऑफ द डे लेंगे आराम से। आप कोई भी चीज छोड़ते नहीं है, तो अभी लेना पड़ रहा है। हमारा जो चार्ट कॉर्नर पिक है, पिक ऑफ द डे है, वो है ओएनजीसी, जिसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। दीपांशु, यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस नहीं, थोड़ा सा डिसेंट 151 का स्टॉप लॉस लगाना है। 166 पहला टारगेट है और 174 दूसरा टारगेट है, और ये दोनों टारगेट
इसी महीने में देखने की उम्मीद है। और ये जो हमारी कॉल है ये हाइब्रिड टेक मॉडल से निकाली हुई है, तो इसको मिस ना करें। ओएनजीसी खरीदारी करने की राय चार्ट कॉर्नर के तौर पर 166 का टारगेट को फिर क्या करें, इसको चार्ट कॉर्नर ही माने या पिक ऑफ द डे कल को वाला क्या करना है? बंसल जी जरा बता दीजिए फिर। अनिल जी ऑल इन वन है, ये चार्ट कॉर्नर भी है, पिक ऑफ द डे भी है। बिगुल तो बच चुका है अनिल जी, बार बार क्या बिगुल बजाएंगे, अब एक बार और पिक ऑफ द डे के लिए कुछ और खोजते हैं, बट इसको मतलब कि बाय एंड होल्ड करें ओएनजीसी को। ना कुणाल जी ने आपको क्या कहा है वो आप उस हिसाब से देख लो। कुणाल जी है नहीं, कल को क्या कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आप तो कुणाल जी को बोल दोगे अनिल जी ने ऐसा कहा था। कुणाल जी आज क्लोजिंग वाले शो में अभी छुट्टी पर कुछ घर पर उनका काम आ गया तो ऐसा बोले कि मैं कल। अनिल जी आज आपने अभी कुणाल जी नहीं है, बहुत वही सही पकड़ा था कि सुबह कुणाल जी को बोला कि ये राकेश जी अकेले गोवा चले गए उनके बिना। कुणाल जी की प्रॉब्लम वो नहीं थी कि अकेले चले गए, नहीं जी, प्रॉब्लम नेक्स्ट लेवल की थी कि कुणाल जी को पता तक नहीं था कि राकेश जी गोवा जा रहे हैं। तो मुझसे पता चला कि राकेश जी हैं, तो उस चीज से वो ज्यादा अपसेट थे। ओहो, ये तो इतना तो बनता है बिल्कुल। लेकिन आप कामयाब हुए आशीष जी, बधाई हो आपको। आप जो चाहते थे राकेश जी और कुणाल जी के बीच में जो थोड़ी मतलब दरार तकरार पैदा हो, उसमें आप कामयाब रहे सर, वो हो गई है। इसी गुस्से के चक्कर में तो आए नहीं है कुणाल जी दोपहर वाले शो में, खुद ही कर रहे हैं अनिल जी। चलिए बढ़िया है। तो कुणाल जी राकेश जी की तरफ से ओएनजीसी खरीदारी करने की राय। आइए बिगुल, मेरे ख्याल से सुमित जी भी तैयार है बिगुल के लिए। सुमित के सुपरहिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी में भी दबाव है, तो सेल कॉल मेरे रडार पे आया है। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 167 रुपीज 10 पैसा। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर सेलिंग प्रेशर है, लास्ट 2 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। आज भी बैंक ऑफ बड़ौदा में ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरे को लग रहा है कि यहां से गिरावट आनी चाहिए। जैसे नीचे में 165 का लेवल टूटेगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 6 रुपए से लेकर 8 रुपए तक का फॉल इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पे सीएमपी में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने सेल का व्यू लिया है वो लोग होल्ड करें। 170 रुपए का इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं, 170 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करें। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 160 रुपए से लेके 158 रुपए तक के लेवल ट्रेडिंग के लिहाज से बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करें 170 का स्टॉप लॉस, 160 और 158 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पर आ रही है आपके लिए बिकवाली की राय इस समय। आइए 2:30 भी बज चुके हैं और लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। थोड़ा पिछले कुछ मिनटों में हमारे बाजार में ज्यादा बिकवाली आई है। डेज लो पर बैंक निफ्टी है 350 पॉइंट का कट अनिल जी, और निफ्टी भी उसकी वजह से प्रेशर में आ रहा है। सारी गेंस गिव अप कर चुका है, बट वैसे ग्लोबल मार्केट्स में कुछ बदला नहीं है। डाउ फ्यूचर्स सपाट है, नास्डैक फ्यूचर्स आपको 30 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं। यूरोप के बाजारों में आधे से 1% की तेजी है। कच्चा तेल रेंज में थोड़ा रुपया कमजोर हुआ है, 9 पैसे कमजोर है, 3 पैसे मजबूत खुला था, वहां पर थोड़ा एक्शन है। एशिया भी ठीक ठाक ही था, तो ऐसा कुछ बड़ी मूव्स नहीं आ रही हमारे बाजार में। बैंक्स की गिरावट का असर हो रहा है, क्या करना है इसमें सर? देखिए दीप, ऐसा है कि व्यू तो तेजी का ही है, हाँ, और बाय ऑन डिप्स का ही व्यू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जितनी तेजी चाहे उतनी मिल नहीं रही, और जितना आपको डिप चाहे उतना फास्ट आ नहीं रहा। आशु जी भी जब स्ट्रेटेजी दे रहे थे तो आपको पता है बहुत देर लगी उन्होंने। आमतौर पे उनको मंदी करनी हो तो खटाक से मंदी कर देते हैं, तेजी करनी होती तो भी टाइम नहीं लगाते हैं। जब इस तरह में बहुत सारा टाइम लगे और पता लगे कि करना क्या है, तो उसका मतलब समझ लो रेंज बाउंड मार्केट है ना, कि नीचे में लेना है और ऊपर में देना है। आशु जी ठीक तो कह रहा हूँ? अनिल जी हेड्स ऑफ ओके, तो सिंपल तो देखो इतने भाई फ्रैंकली बताऊं कि जितने हम हमारे पैनलिस्ट से बात करते हैं दिन भर में, उतने तो मैं मेरे बेटर हाफ से बात नहीं करता हूँ पूरे दिन बराबर है, क्योंकि इतना 5 घंटा इनके साथ रहते, 5 घंटा तो घर पे भी नहीं रहते एक्टिव लाइफ में, क्योंकि बाकी सोने का ये वो सारे काम भी तो होता है। सो पॉइंट है कि इसलिए इनको इतना तो पहचानते हैं हमने कि मन में आदमी क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। एनीवे, सो विचार मेरे मिलते जुलते हैं जो आशु जी कह रहे हैं। बेसिकली सिंपल सा तरीका यही है कि सही लेवल पे नीचे पे आपको एक्यूमुलेट करना है और ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग करते जाना है। जो सही लेवल है खरीदारी करने का, निफ्टी के लिए तो 17,600 अच्छा लेवल है जहां आप पहली एंट्री कर सकते हैं। अब इसमें समस्या ये है दीप कि आपको थोड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी से नहीं मिल रहा है। सो अगर आप थोड़ा पैसिव ट्रेडर हैं, मैं हड़बड़ी में नहीं लेना चाहता, आराम से लेना चाहता हूँ, तो 17,500 17,550 वहां पे लेना है।
एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहीं से शुरू कर दीजिए 17,600 से 600, 550, 500 3 टुकड़ों में लेना है, ठीक है, क्लियर कट है, लेना इन 3 टुकड़ों में, ठीक है। डिप पे अगर एग्रेसिव है कि भाई मुझे डर नहीं लगता, अब आ गया, लेना निफ्टी है पहले, अच्छा हाँ ये क्लियर है, लेना निफ्टी है और 600 पे भी ले सकते हैं, 550, 500 है तो और ले ले, जिनको 2 ही लोट लेने हैं, एक 600 पे ले लिया, एक 500 पे ले लिया, जिसको एक ही लेना है 550 पे ले ले, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आप लाइफ में एडजस्ट करो, क्योंकि आदमी आपको कोचिंग दे सकता है, खेलना तो आप ही को है ग्राउंड में जाके, प्लेयर ही खेलेगा, कोच नहीं खेलता, करेक्ट। ऊपर में 17,650, 17,700 की रेंज में 2 टुकड़ों में प्रॉफिट बुक करना है, 17,700 आए, मन करे 3 बजे के पहले शॉर्ट करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 17,700, 17,800 की रेंज पे शॉर्ट भी करना है, सुबह भी बोला है, मजबूत संकेतों के बीच में भी अभी भी बोल रहा हूँ, 17,700, 17,800 की रेंज में शॉर्ट करना ही है, 100% करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बैंक निफ्टी, 40,825 के आसपास का पहला लेवल वो आ गया, जो बेस्ट जगह है जहां पर अगर आज आखिरी 1 घंटे में मार्केट पहुंचता है बैंक निफ्टी पर तो 100% आपको लेना है, वो जगह बता देता हूं, 40,525, 40,625, ओके। इस 100 पॉइंट की रेंज में आ जाए तो किसी के इन्विटेशन का इंतजार मत करना, उस समय आपको कैसा भी खराब दिखे, अच्छा दिखे, बुरा दिखे, भला दिखे, बुरा ही दिखेगा तभी वहां पहुंचेगा, ले ही लेना, और शॉर्ट है तो काट लेना, ठीक है। 40,525, 40,625 बहुत बढ़िया जगह है, अगर वहां पहुंचता है तो वहां डरना नहीं है, और अदरवाइज वही सेम स्ट्रेटेजी रखिए, 825 पे थोड़ा, 625 पे थोड़ा, टुकड़ों में ले लीजिए, जो अपनी सुबह की स्ट्रेटेजी है, ठीक है। ऊपर में वही 41,000, 41,100 की रेंज में थैंक यू, वहां पर आपको दे देना है, क्लियर कट है। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 41,100 के आसपास शॉर्ट करें, 41 पे नहीं, 41,100 पर, 41,100, ठीक है। अब आपको मैं डेटा बताता हूँ, पहले स्ट्रेटेजी बता दी, अब इसको सपोर्ट करने के लिए डेटा, 17,600 क्यों मुझे सपोर्ट लग रहा है, 1 करोड़ 20 लाख शेयर 17,600 के पुट पर है, 86 लाख शेयर आज ही जुड़े, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, होल्ड करने की कोशिश करेगा। 17,700 पार करना इसलिए मुश्किल है, लगभग 80 लाख शेयर कॉल राइटर्स वहां पर खड़े हैं, तो आपके लिए 100 पॉइंट की रेंज हो गई, क्लियर है। बैंक निफ्टी 41,000 मेक और ब्रेक लेवल है, 41,000 के पुट पर भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 48 लाख शेयरों का, कॉल्स पर भी है 52 लाख शेयरों का, और आप उससे नीचे ही ट्रेड करें, इसलिए आपको 41,000 के ऊपर जाकर टिकना मुश्किल होगा, तो थोड़ा सा अपना स्टेटमेंट में रिफ्रेश कर लेता हूँ, 41,000, 41,100 पर ही बेच दे, ज़्यादा ऊपर का इंतजार न करें, 41,000 पर भी आप बेच देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये आज के लिए। बाकी पोजिशनल व्यू क्लियर कट है, 200 पॉइंट जब भी निफ्टी घटता है, 300 पॉइंट जब भी किसी भी एक्सटर्नल रीजन से घटेगा, हमारी ताकत से नहीं घटेगा, हमारी वजह से नहीं घटेगा, हमारे पास अभी भी लोगों के पास कोई बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है, अभी भी तेजी में लोग आए नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत लोगों ने भर भर के खरीद लिया, घटेगा तो ग्लोबल कारण से घटेगा, और ग्लोबल कारण कौन सा होगा, चाइना ताइवान होगा कि कोई अमेरिका में फिर से रेसेशन हटने का खतरा, ब्याज दरें बढ़ने का खतरा होगा, या कोई तीसरी नई चीज़ आएगी, वो आपको मुझे पता नहीं है, घटेंगे तो ग्लोबल रीजन से, और जो नहीं पता है उसकी टेंशन लेने के बजाय बढ़िया है कि आप लेवल पे ध्यान रखें, अपनी स्ट्रेटेजी को स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करते चले, जब तक ट्रेंड में बदलाव ना हो, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी, ये क्लियर कट है, सिंपल, बिल्कुल डेटा यही कह रहे हैं। गॉट इट सर। चलिए, तो ये है इस समय के आपका अनिल जी का व्यू, बाय ऑन डिप्स की रखिए, लेवल्स फॉलो करिए, वो बेस्ट रहेगा, और जैसे जैसे लेवल्स आए वहाँ आप एंट्री की सोच सकते हैं। आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर रिलायंस में थोड़ा सा डेटा इंटरेस्टिंग हो चुका है, इनफैक्ट 10 मार्च को एक गैप डाउन फॉर्मेशन हुआ था, वो पर्टिकुलर गैप इसने हाल फिलहाल में फिल कर दिया था, एंड वहां से अगर हम डेटा देखें तो कहीं जाकर वापस थोड़ा सा अनवाइंडिंग से लेके शॉर्ट बिल्टअप का डेटा नजर आ रहा है। सो लगभग ये 2360 का 64 का हाई बनाने के बाद क्लोजिंग यहाँ पर एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही है 2350 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन जोन है जहाँ पे पिछले 4 दिनों का क्लोजिंग इसी के नीचे एस्टैब्लिश हुआ है। एंड फिलहाल जिस तरीके से मार्केट ने एक मोड चेंज किया था पिछले आधे घंटे में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स के संकेत ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में 2300 के आसपास का स्विंग कंफर्टेबली यहाँ पर नजर आना चाहिए। तो शॉर्ट करना है रिलायंस के फ्यूचर्स में, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2355 पे, पहला टारगेट होगा 2300 का, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है जो नीचे एक गैप सपोर्ट है जो लगभग अराउंड 2265 के आसपास प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर गैप सपोर्ट वापस एक बार रिविजिट होगा, तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी रिलायंस के फ्यूचर्स में। ओके, रिलायंस के फ्यूचर में फ्रेश शॉर्ट बनाएं, ये राय आपके लिए। 2355 यहाँ पर है आपके लिए स्टॉप लॉस,
2300 और 2265 के टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। आशु जी की भी विशेष टिप्पणी ली जाए रिलायंस पे। आशु जी, क्या यही है वो स्टॉक जो निफ्टी को बढ़ने नहीं दे रहा है? रिलायंस और बैंक ये दोनों दबाव बना रहे हैं। अनिल जी, ये दोनों स्टॉक्स ना बहुत ओवरबॉट है। रिलायंस के साथ अनिल जी मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, जो उसकी डीमर्जर की न्यूज़ आनी थी ना, या जिसके चलते ये सारा का सारा जो प्लस हुआ है, जो मतलब बाय एंड लार्ज पब्लिक प्लस है, वो 26-2700 की रेंज में विद टारगेट ऑफ 3000-3200 सबका था अनिल जी। सारे मतलब जो जितने भी वो रिपोर्ट्स आती थी सबका 3200 का टारगेट था और वो 26-2700 पे था। अब वो वाला लॉन्ग फंसा हुआ है अनिल जी। वो रिपोर्ट आई 2300 के ऊपर, अब या 2250 पे, क्योंकि वो एक्सपायरी का अलर्ट में भी था, 2200 का ओवरबॉट कटा और वहां से 100 रुपए बढ़ गया 2350। तो अनिल जी 2600-2700 पे जो एक्सपेक्टेड रिपोर्ट थी कि हमारे को 3200 लेके जाएगी, वो 2250-2300 पे आई और 2350 के ऊपर का दम नहीं दिखा रहा। तो अनिल जी इस स्टॉक में दम नहीं है, नीचे लेके जाएगा नहीं जाएगा, बट ये ऊपर जाना है इसका बहुत मुश्किल है अनिल जी। मुझे ना को नहीं लग रहा। और अभी अनिल जी सुमित ने पीएसयू बैंक की कॉल दी, आप वेंसडे को नहीं थे, दीपांशु ने पूछा, तो मैं भी यही बोल रहा था कि मैं अनिल जी आजकल शॉर्ट कॉल्स आपने नोटिस किया होगा, मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि मार्केट में एक डिफरेंट तरह की चीजें चल रही हैं, तो उस पर ध्यान रखना पड़ता है। मैं सिर्फ ये बोल रहा था तब भी कि पीएसयू बैंक्स भी, कैन बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, दे हैव डन इट्स बिट। तो अब मुझे लेना है कि अगर मैं 175-80 पे बैंक ऑफ बड़ौदा ले लूं, क्या 250-300 रुपए का लगता है? सेम इज द केस विद पीएनबी या कैन बैंक। सो आई थिंक इन सब ने भी दे हैव डन इट्स बिट। तो सेम केस में अनिल जी इसमें उनमें तो मैं डिफरेंट रीजन से बोल रहा हूं कि दे हैव डन इट्स बिट, क्योंकि नीचे से बहुत आ गया। बट रिलायंस में अनिल जी प्रॉब्लम यह है कि ये सबसे बड़ा ओवरबॉट स्टॉक है इस वक्त। जब तक वो कटान नहीं होती, वो निकल नहीं जाते, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, सबका रेकमेंडेड है, स्ट्रांग काउंटर है, 3000-3200 की अभी भी रिपोर्ट्स आती हैं, तो 2600-2700 वाला क्यों काटेगा अनिल जी? मुझे बताओ। वो तो होप में रखेगा, लेकिन वो होता क्या, एक्सपायरी प्रेशर फिर नीचे के लेके जाता है, जो पिछली एक्सपायरी में हुआ भी इस बार भी हो सकता है। तो पूरे अप्रैल के महीने में चलेगा ही नहीं। अनिल जी पता नहीं, ये तो अब सचिन की कॉल है, मैं तो उसका साथ दे रहा हूं, वही बताएगा। वंडरफुल, वेरी गुड। सचिन जी, आपके नाजुक कंधों पर पूरे रिलायंस का भार है, ये समझ लीजिएगा आप। और जो तो कुछ मैं सोचा था कि आपकी लोड शेडिंग करवा दूं आशीष जी के साथ, तो आशीष जी ने अपने कंधे झटक दिए। ओके, तो चलिए, ये है आपके लिए रिलायंस पर राय बिकवाली करने की सचिन जी की तरफ से, और आशीष जी उससे है पूरी तरह से सहमत। आइए, आईटी कंपनियों के लिए और आईटी सर्विसेज कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। क्या है ये बढ़िया खबर, जरा समझ लिया जाए। नूपुर हमारे साथ है बताने के लिए। नूपुर बताएं। सर, एक बड़ा अपडेट आया आईटी कंपनीज के लिए। जो गार्टनर है उन्होंने अपना जो अपडेट, उन्होंने जो अनुमान लगाया था कि 2.4% की ग्रोथ होगी आईटी स्पेंडिंग में 2023 में, उससे बढ़ा दिया है और उसका अब अनुमान है कि 5.5% ये बढ़ जाएगी। तो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे अब अपग्रेड किया है। जो टारगेट दिया था उन्होंने जनवरी में, वो अब बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि जितना भी ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न्स आ जाए, टर्बुलेंस आ जाए, कितने भी कंसर्न्स हो, आईटी स्पेंडिंग पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि करेंसी का भी एक इम्पैक्ट है, एलिमेंट है इसमें, लेकिन इसके बावजूद भी जो 2.4% अनुमान था जनवरी जो इस साल स्टार्ट हुआ था तब, उससे बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। उनका कहना है कि मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स जो अभी हमने देखे थे कि बैंकिंग क्राइसिस आए थे, जितने भी कंसर्न आए थे, उससे आईटी की ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिजिटल में जो परिवर्तन आ रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा उनका मानना है। आईटी खर्च मजबूत ही रहेगा, चाहे कितने भी देशों की जो 2023 में जीडीपी की ग्रोथ है वो सपाट रहे, वो फ्लैट रहे, हाई इन्फ्लेशन भी रहेगा, उसके बावजूद भी आईटी स्पेंड्स मजबूत ही रहेंगे इस साल। इनफैक्ट उन्होंने ना 2024 का भी अनुमान दिया है, जहां पे उनका मानना है कि आईटी स्पेंड्स करीबन 8.6% बढ़ सकते हैं 2024 में। अब इस डेटा को अगर हम और फर्दर क्रंच करें और 2014 से देखें तो 2021 में हाईएस्ट ग्रोथ दिखी थी, करीबन 12% की आईटी सर्विसेज में, और ओवरऑल 10% की ग्रोथ थी। उसके बाद 2023 ऐसा साल होगा जहां पे 9% की आईटी सर्विसेज में ग्रोथ दिखेगी और 5.5% की टोटल आईटी सर्विसेज में ग्रोथ का अनुमान है। और अगले साल 10% की आईटी सर्विसेज में ग्रोथ हो सकती है और जो पूरा आईटी सेक्टर है उसमें 8.5% की ग्रोथ हो सकती है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आता दिखा है गार्टनर की तरफ से आईटी स्पेंडिंग्स को लेकर। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है सिद्धार्थ जी। हालांकि चिंता सबको बनी हुई है कि यूएस बैंक्स में स्लो डाउन आने वाला है, ग्लोबल मार्केट्स में रिसेशन आने वाला है, आईटी स्पेंडिंग कम हो सकती है। यहाँ पे गार्टनर कह रहे हैं कि इस साल बढ़ेगी और बहुत बढ़िया बढ़ेगी, पिछले कुछ सालों की हाईएस्ट आईटी ग्रोथ एक्सपेक्ट करें। कैसे देखें सर इस खबर को?
बिल्कुल दीप, ये एकदम सही है कि आईटी स्पेंड्स और जो रिपोर्ट नुपुर बात कर रहे हैं ये भी बहुत ही सटीक रिपोर्ट है। और आईटी स्पेंड्स जितना भी टर्बुलेंस आ जाए ग्लोबल मार्केट्स में, आईटी स्पेंड्स नहीं रुकेगा, क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, ये एक बैकबोन बन चुका है हर एक बिजनेसेस का अक्रॉस द ग्लोब, हर एक सेक्टर्स का। तो मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है, सटीक रिपोर्ट है। ये पूरे ही समूह में मुझे लगता है कि दिग्गज कंपनी जैसे कि इन्फोसिस बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है आने वाले समय में। अगर मिड कैप्स की बात करूं तो कोफोर्ज है, एलटीआई माइंडट्री है, ये सारी कंपनियां बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो ये 2-3 कंपनियां हमारी टॉप पिक में है आईटी में से, और आईटी कंपनियां यहां से जरूर, अगर कहीं पे भी आपको गिरावट मिलती है, जरूर ऐड करें आप अपने पोर्टफोलियो में। जो आप अंडरवेट हो चुके थे आज से 1 साल पहले, अब यहाँ पे मार्केट वेट या ओवरवेट होने की जरूरत है। ओके, तो ये है राय आपके लिए आईटी शेयरों पर। अब धीमे धीमे करें खरीदारी, ये आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। रिजल्ट सीजन की शुरुआत भी कल आईटी कंपनियों के नतीजों के साथ आपको देखने को मिल जाएगी, तो उस पर भी एक्शन भरपूर आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। पिक ऑफ द डे, कुणाल जी के अनुपस्थिति में पूरी जिम्मेदारी राकेश जी संभालते हुए कल का काम आज ही करते हुए पिक ऑफ द डे। बताएं सर। अनिल जी, बड़ा अच्छा लगा जो आपने बोला कि अनुपस्थिति में पूरी जिम्मेवारी संभालते हुए और अनिल जी साथ में निभाते हुए भी। और जो पिक ऑफ द डे है वो है हिंदुस्तान कॉपर। कमजोर बाजार में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म चार्ट पर एक ब्रेकआउट है, 98.5 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 104 रुपए 50 पैसे पहला टारगेट है, 107 रुपए 50 पैसे दूसरा टारगेट है, और हिंदुस्तान कॉपर है हमारा पिक ऑफ द डे। हिंदुस्तान कॉपर ये है स्टॉक्स जहां पर पिक ऑफ द डे के तौर पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से, और ऐसी एक और बेहतरीन पिक आ रही है हिमांशु जी की तरफ से भी, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। जी अनिल जी, खरीदारी करनी है यूनाइटेड फास्फोरस यानी कि यूपीएल में, और मुझे लगता है ये स्टॉक एक अच्छी तेजी दिखाने के लिए तैयार है। स्टॉक ने काफी बार यहाँ पर 700 रुपए के आसपास एक बेस बनाया, उस लेवल को ब्रीफली तोड़ा भी, लेकिन इवेंचुअली उस लेवल को होल्ड किया, और एक लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर ग्रेजुअली हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस आज कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है यूपीएल में यहाँ पर नियर टर्म में 755 760 रुपए तक की अपमूव देखने को मिल सकती है, इसलिए यूनाइटेड फास्फोरस में खरीदारी करेंगे। इसको बीटीएसटी के तौर पर लिया जा सकता है। स्पॉट लेवल्स लगभग 738 रुपए के आसपास के हैं, 728 का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट 750 रुपए का, दूसरा टारगेट 760 रुपए। ओके, 750 760 के टारगेट्स लिए, 755 760 के टारगेट के लिए खरीदारी। लेकिन ये लेवल्स जो दे रहे हैं स्पॉट लेवल है, फ्यूचर्स नहीं। तो 738 पे चल रहा है स्पॉट लेवल, 728 का स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में। जी सिद्धार्थ जी के रेडार पर भी एक स्टॉक है बिगुल, उनके लिए सुपर सिड। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीपांशु, ए फॉर अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड पे खरीदारी की राय है। ये भी एक टेक्नो फंडा पिक है जिसका पहला शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 144 का, और लंबे समय का निवेश का 1 साल का नजरिया रहेगा 175 का। नतीजे, ये जो सेल्स नंबर्स आए हैं काफी दमदार आए हैं। 19% का सेल्स ग्रोथ दिखा है। एमएचसीवी मीडियम हेवी कमर्शियल व्हीकल में हमने करीबन 23% का ग्रोथ देखा है। तो अशोक लेलैंड बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। पिछले क्वार्टर के नतीजे भी 70% से मुनाफों में ग्रोथ, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीवी सेगमेंट 22 से 24% से ग्रो हो सकता है, तो जिसका फायदा सीधा अशोक लेलैंड को दिखेगा। कैपेसिटीज बढ़ाने की भी योजना है, 750 करोड़ की जो लागत लगाने हैं वह केपेक्स करने वाली है कंपनी आने वाले साल में, और एमएचसीवी सेगमेंट 15 से 20% से ग्रो हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल स्पेस में कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट 144, 1 साल का टारगेट होगा 175 का। 175 144 दो टारगेट के लिए अशोक लेलैंड में करनी है खरीदारी। ये राय सिद्धार्थ जी की तरफ से आते दिख रही है। एक जनरल नॉलेज का सवाल है हमारे सारे एक्सपर्ट्स के लिए, जरा एक बार लेकर आए। 3 तरह की चीजें सीखने से रिलेटेड 3 शब्द बड़े प्रचलित होते हैं, लर्निंग सीखना, रीलर्निंग फिर से सीखना, और अनलर्निंग जो सीखा हुआ है उसे भूल जाना। ठीक है,
इन तीनों में से सबसे मुश्किल काम कौन सा है? आप में से जरा कोई बताना चाहेगा? सबसे मुश्किल काम क्या है? लर्निंग, रीलर्निंग, अनलर्निंग। जी हिमांशु जी ने हाथ पहले खड़ा किया है। बंसल जी थोड़ा अभी उसका तीनों का अनुवाद समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें थोड़ा और समय देंगे। बंसल जी टेक योर स्वीट टाइम प्लीज, तब तक हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी, अनलर्निंग सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। जैसे कहते हैं ना कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। वेरी नाइस। एक बार इंसान सीख लेता है और रिफ्लेक्सेस डेवलप कर लेता है, उसको भूलना, दोबारा से शुरू करना इज बेसिकली द टफेस्ट टास्क। बहुत सारी इंग्लिश बोल के आपने मतलब कंफ्यूज कर नहीं बंसल जी को गजब का वो कॉम्प्लेक्स दे दिया। जी आशु सर। अनिल जी, लर्निंग तो किसी को देख के कॉपी पेस्ट करके भी हो जाती है, हाँ। या कोई एग्जाम थोड़ी वो चीटिंग वीटिंग करके भी हो जाती है। ओहो, ये सब क्या हुआ है? बड़ी मुश्किल है अनिल जी। वो जो बैगेज कैरी करते हैं ना, हाँ। अनिल जी, बैगेज कैरी करते हैं ना, वो सोचते हैं मतलब जो एक लर्निंग का बैगेज होता है कि बस यही सही है, यही तरीका सही है। मतलब मैं तो कुणाल जी को बहुत अनलर्न करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ट्स हर वक्त सही नहीं होते, चार्ट्स ही सब कुछ नहीं है लाइफ में। अब वो नहीं अनलर्न कर रहे हैं अनिल जी, वो बैगेज लेके चल रहे हैं, क्या करूँ मैं? बात तो सही है। चलिए, और किसी की कोई विशेष टिप्पणी नहीं तो फिर मैं बताऊं कि ये सवाल मैंने क्यों पूछा है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है कि सिद्धार्थ जी ने दीप को कहा ए फॉर अशोक ले लेना। अब दीप मुझे कह रहे हैं सर मैं तो ए फॉर एप्पल ही सीखा हूं अब तक, मैं उसको कैसे भुलाऊं और कैसे ए फॉर अशोक ले लेना बोलूं। सिद्धार्थ जी प्लीज हेल्प हिम। नहीं अनिल जी, पहले मैं ए फॉर एप्पल इंडिया लिखा था, तो इस पर अशोक ले लेना कर दिया। चलिए दीप, ये हमारा सबका मानना है कि अनलर्निंग करनी पड़ेगी, फॉर एप्पल ही रखिए, कोई टेंशन नहीं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, सबसे मुश्किल अनिल जी लर्निंग ही होती है। भूलना तो बहुत आसान होता है, ऑनेस्ट आंसर है। सीखना बड़ा मुश्किल होता है। और ये चीज अनिल जी चाइल्डहुड से जब बच्चा पैदा होता है, सबसे आप देख लो सबसे मुश्किल काम सिखाना और सीखना है। और जैसे अभी आशु जी मेरे मित्र कह रहे हैं ना कि कॉपी करके हो जाता है, अनिल जी अगर कॉपी करके हो चुका होता तो पता नहीं अनिल जी कितने अनिल सिंह भी बन चुके होते हैं, कितने लोगों ने कॉपी करने की कोशिश करी है। तो लर्निंग सबसे मुश्किल चीज है, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज अनिल जी। नहीं मुझे बताइए, चार्ट सीखना सिखाना, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अनिल जी। ओके, चार्ट देखना सीखना सिखाना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। यस। कौन सा ऐसा काम है जिसको लर्न करने में आपको इतनी मुश्किल आई? नहीं हर काम में मुश्किल होता है। ऑनेस्टली चार्ट सीखना भी कोई आसान चीज थोड़ी ना है। ये तो आजकल के ये यूट्यूबर्स अनिल जी जो बोलते हैं सीख जाता है, जिस तरह से कोई सीए डॉक्टर एक दिन में नहीं बनता है। करेक्ट। चार्ट सीखने में अनिल जी खोल के रियल लाइफ मार्केट में एक्सपीरियंस करना, और उसके बाद अनिल जी नॉइजेस को इग्नोर करना। जैसे भी आपने डीएलएफ पे बाय कॉल दिया था, टाटा मोटर पे रेगुलर बाय कॉल दिया आपने, रेगुलर आपने आईटीसी पे बाय कॉल दिया। आईटीसी और डीएलएफ पे तो अनिल जी हम भी आपके साथ थे। बीच बीच में गिरता है अनिल जी, ट्रोलिंग होती है, लोग गालियां देते हैं। उसको देखते हुए अपनी कन्विक्शन को, अपनी स्टडी को इंटरेक्ट रखना अनिल जी, ये चीजें एक दिन में थोड़ा होती है। ओवरऑल मतलब कि इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, लंबा प्रोसेस होता है अनिल जी, एक दिन में नहीं होता है, 4-5 साल लगते हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि एक दिन में 2 दिन में किसी का हाथ पकड़ के चार्ट देखना सीख जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल अनिल जी। आशु जी, ये बंसल जी मेरे साथ सिंपैथी दे रहे हैं या फिर बता रहे हैं कि आपको बहुत लोग ट्रोल करते हैं, आप ध्यान नहीं देते हो? इससे मैं क्या समझूं एक्चुअली? अनिल जी, बट बंसल जी की एक बात ठीक है कि अनिल सिंह भी तो कोई बनना चाहता नहीं बन पाया, लेकिन चार्टिस्ट तो सारे बने हुए हैं अनिल जी। ट्विटर टेलीग्राम उठा के देख लो, सिर्फ चार्ट्स ही चार्ट्स हैं। हर दूसरा आदमी चार्टिस्ट बना हुआ है। यही तो बात है ना, बनना आसान है लेकिन इस तरह का एक्सपर्ट होना बड़ा मुश्किल है, जो अनुभव के साथ में और जो चीज आती है। इसीलिए तो ये इतना दमदार पैनल है आपके सामने, जो अपने अनुभव के साथ सुमित जी बैठे हैं, आपके सचिन जी, बंसल जी, जो कुछ लोग हिमांशु जी हैं। हिमांशु जी कहाँ गए? फ्रेम में दिख नहीं रहे। हिमांशु जी जरा लौट आओ। अच्छा, और बाकी हमारे सारे एक्सपर्ट जो इस वक्त वाली शो में नहीं भी है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, यही फर्क है। जो चीज़ अनुभव से आती है वो तो अनुभव से ही आती है, ये चीज़ है। मतलब ठीक है, सीखने का कोई 100 में से 2-3 लोग ऐसे होंगे जो समय से पहले सीख जाएं, लेकिन अनुभव की जो स्पेशली इस मार्केट में, मतलब आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, लेकिन जब तक आपने बेयर मार्केट देखा नहीं ना, और उसका दर्द नहीं सहना, तब तक वो किताबों में वो नहीं आएगा। वो तो देखने से समझने से ही आता है। वैसा है, ऐसा है ना। जब वो जी सिद्धार्थ जी की विशेष टिप्पणी। जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है।
बिल्कुल ठीक बात है। और आशीष सर, वो एक कोई कहावत है ना, मैं एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा, आप मदद कर सकते, आपको तो याद ही होगी पक्की है। एक वो है कि आपकी नौकरी चली जाए तो नहीं है, पड़ोसी की नौकरी जाए तो मंदी का मार्केट है, मंदी है, और खुद की नौकरी चली जाए तो रिसेशन है। ऐसा कुछ, ऐसी कुछ कहावत है ना ऐसी? नहीं अनिल जी, मैं तो भी आपको करेक्ट कर रहा था। अब आगे से जैसे ये सिद्धार्थ जी हर स्टॉक से पहले कुछ एक प्यारा सा जुमला बना के बोलते हैं, ए फॉर अशोक, तो अगली बार से एस फॉर सिद्धार्थ जी बोलना आप भी। संदीप जी, मतलब वागलेव साहब, जैन साहब, सचिन जी, बहुत सारे ऐसे भाई साहब, बहुत सारे। मैं इन सबसे पंगा नहीं ले सकता। ये बोलेगा हमारे एस का क्या? ये सारे एस मतलब ACE, इक्के है एकदम, इक्के, एक नंबर। चलिए बढ़ते आगे, और चौथी तिमाही में बैंक और NBFC सेक्टर से क्या है उम्मीदें, नतीजों के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से, इसका पूरा विश्लेषण देने के लिए तैयार हैं वरुण हमारे साथ। वरुण बताएं। तो अनिल जी, अब तक की जो क्वार्टरली अपडेट्स आए वो तो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपको शायद ग्रोथ जो है वो अच्छी देखने मिलेगी। खासकर जो लोन ग्रोथ है वो अच्छी रहेगी। रिटेल और SME, ये दो सेगमेंट्स है जहां से सबसे ज़्यादा मदद मिलने वाली है। एक दिक्कत शायद हो सकती है और वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। एक्चुअली जितनी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, सबके सब कह रहे थे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल रहेंगे। इसके पहले जब भी क्वार्टरली अपडेट्स आते थे कंपनियों के, आई मीन ये जो Q3 की जितनी भी रिपोर्ट आती थी, सब कहते थे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बढ़ेंगे। इस बार कोई बढ़ेंगे नहीं कह रहा है, सब कह रहे हैं कि स्टेबल रहेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आपको इस बार नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कुछ कंपनियों में दबाव देखने मिले। वैसे भी हमने देखा कि फेडरल बैंक जैसी कंपनियां जो है वहाँ पे जो ओवरऑल कासा रेशियो है वो गिर के आया है। तो ऐसी कुछ कंपनीज हो सकती है जो कि आपको दिक्कत दे। क्रेडिट कॉस्ट जो है वो ओवरऑल उसमें कमी आने वाली है। एसेट क्वालिटी जो है उसमें सुधार इस बार भी आपको देखने मिलेगा। स्लिपेजेस बाकी कंपनियों के ठीक रहेंगे, लेकिन बंधन बैंक में कुछ रिपोर्ट्स ऐसे हाईलाइट कर रही है कि स्लिपेजेस शायद एलिवेटेड लेवल पे रह सकते हैं, जिसका इंपैक्ट आपको प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट पे देखने मिल सकता है। सरकारी बैंक्स में वेज रिविजन, खासकर SBI में वेज रिविजन का इंपैक्ट जो है आपको शायद थोड़ा बहुत देखने मिलेगा। हालांकि कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं, जिस तरह से प्रॉफिट एक कंपनी आजकल डिलीवर कर रही है, लेकिन थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अच्छी ग्रोथ रहेगी। और थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि अशोक लेलैंड में अच्छी ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। इनफैक्ट जितनी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, सबके सब कह रहे थे कि जो कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग है वहाँ पे शायद आपको इस बार काफ़ी बेहतर ग्रोथ देखने मिल सकती है। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पे आप नज़र रखिएगा। तिमाही दर तिमाही गोल्ड लोन कंपनीज जो है उनमें थोड़ा बहुत धीमापन आपको देखने मिलेगा, इस तरह की रिपोर्ट्स हाईलाइट कर रही है। क्रेडिट कार्ड कारोबार जो है उसमें अभी भी मार्जिन में दबाव होगा, क्योंकि जो रिवॉल्व रेट है वो लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से दबा हुआ है। इस बार भी वहाँ आपको थोड़ी बहुत सुस्ती देखने मिलेगा। इसके लिए SBI कार्ड जैसी कंपनी जो है वहाँ मार्जिन में शायद आपको थोड़ा बहुत दबाव देखने मिल सकता है। अच्छा, तो इस बार थोड़ा मार्जिन में दबाव हो सकता है। वो रिवॉल्व रेट तो आई मीन बहुत टाइम से ऐसे ही चल रहा है। लेट्स सी कि क्या इस बार निकल के आता है। अपडेट्स तो वैसे दमदार, अपडेट्स तो ठीक आए हैं, लेकिन वो रिवॉल्व रेट के अपडेट्स देते नहीं है। ठीक है। सिद्धार्थ जी, कोई एक्सपेक्टेशन इस बार बैंक अर्निंग्स को लेकर? जी बिल्कुल, क्योंकि अर्निंग्स अच्छी रह सकती है, उसमें भी सरकारी बैंकों में SBI की अच्छी रह सकती है। अगर देखा जाए तो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक जो लगातार अच्छे नंबर्स दिए जा रहे हैं, यहाँ पे भी ग्रोथ रहेंगे। बट जो लोन ग्रोथ हम देख रहे हैं प्राइवेट स्पेस में 15-16% के आसपास, ये मैं मानता हूं कि थोड़े एलिवेटेड लेवल्स पे है। ये थोड़े से मेलो डाउन हो सकते हैं आने वाले समय में। करीबन 12% के आसपास का आप लोन ग्रोथ उम्मीद लगा सकते हैं पूरे साल के लिए, आने वाले साल के लिए, मतलब ये FY24 के लिए। और जो 15-16%, 17% की जो लोन ग्रोथ है वो थोड़ी मेलो डाउन हो सकती है, क्योंकि अभी रेट हाइक भी पॉज हो चुका है, तो M2M जो बेनिफिट है वो भी थोड़ा सा कम होगा। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर टॉप पिक्स बात करें तो ICICI बैंक और एक्सिस बैंक रहेगा। और NBFC में जिसकी बात वरुण कर रहे हैं, वहां पे L&T फाइनेंस भी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक पिक हो सकता है। L&T फाइनेंस एक अच्छी स्टॉक पिक हो सकती है। चलिए इस पर रखिए नजर। बड़े प्राइवेट बैंक्स पर रखिए नजर। बाय द वे L&T फाइनेंस डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर तो अच्छा मूवमेंट बना हुआ है। एक बार जरा इसके चार्ट पर भी राय ले लेते हैं। L&T फाइनेंस अच्छा कर रहा है, दोपहर में भी हमने देखा था तो वहां पर थोड़ा मोमेंटम बना हुआ था। सुमित जी एक बार देखें सर, L&T फाइनेंस 87.5 का लेवल इस समय। दिवांशु देखिए, स्टॉक के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम बना है, कोई बड़ा मूव नहीं समझ में आ रहा, लेकिन एक छोटा मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है 90 रुपए का। जिन्होंने पोजीशंस बनाए वो लोग होल्ड करें। 84.50, 85 ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। ऊपर में 90 रुपए का इसका इमीडिएट टारगेट बनेगा। 90 रुपए का लेवल निकलने के बाद 94 रुपए तक के लेवल L&T फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए L&T फाइनेंस, जहां पर आप ट्रेलिंग पोजीशन लगा के
होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक में मूवमेंट आ रहा है, अच्छा वाला आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है। इसकी पेरेंट कंपनी L&T पर, जो आज लाइफ हाई पर आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। आज सुबह खबर भी थी कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए सबसे कम बोली L&T ने लगाई है, ऐसे रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही हैं। अब देखते हैं इन्हें ये प्रोजेक्ट मिलता है या नहीं, बट बड़ा प्रोजेक्ट है, करीब 8,600 करोड़ के आसपास की बोली L&T ने इसके लिए लगाई है। स्टॉक भी लाइफ हाई पर है। एक चार्ट चेक ले लेते हैं, फिर सिद्धार्थ जी से भी उनका व्यू लेंगे L&T पर। सचिन जी, एक बार जरा L&T का चार्ट देखें सर, 2300 के ऊपर लाइफ हाई पर। दीपांशु, इनफैक्ट इस पिछले हफ्ते में काफी शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है। लगभग जनवरी मिड से एक पर्टिकुलर रेंज यहाँ पर नजर आ रही थी, एक कॉन्ट्रैक्टिंग रेंज थी 2200 के आसपास आके थोड़ा सा स्टॉक थक जाता था। नीचे मुझे लग रहा है 2100 के आसपास इसने सपोर्ट को काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट किया था। तो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से जो ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है, उसकी प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 2340 के आसपास प्लेस्ड है, एंड ऑलमोस्ट आई थिंक यहाँ पर 2320-25 के आसपास के स्विंग्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश हुए। तो बड़ी मुझे लग रहा है यहाँ से और भी हेडरूम नजर नहीं आ रही ट्रेडिंग के लिहाज से। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो उसे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 20 to 95 का स्टॉप लॉस होगा यहाँ सर, एंड 2340 2400 आई थिंक ये पर्टिकुलर जोन मुझे लग रहा है एक वापस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन बन सकता है। ऑलरेडी एक वर्टिकल राइज हुई है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहने की जरूरत होगी फॉर फ्रेश एडिशंस ऑफ लॉन्ग। तो ये है आपके लिए L&T। आई थिंक इस पर आशु सर का भी व्यू। उससे पहले एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय ले लेता हूँ, फिर आशु सर आपके पास भी आ रहा हूँ। सिद्धार्थ जी, आपके तो लगातार कवरेज में भी लाया, लगातार रिकमेंडेशन लिस्ट पर भी है, क्या करना है सर 2300 के ऊपर इस समय के फ्रेश टारगेट या फ्रेश व्यू कोई? देखिए दीपांशु, मैं अनिल जी इसके विटनेस है। कई सालों से मैं L&T रेकमेंड करते आ रहा हूं, बार बार लगातार, और ये फिर से मैंने 31 मार्च को भी फिर से रेकमेंड किया था 2287 के टारगेट के लिए। तो अभी के लिए मैं होल्ड दूंगा, फ्रेश टारगेट्स के लिए नतीजों की वेट करूंगा। और आप जो खबर बता रहे हैं न्यू दिल्ली स्टेशन की, ये भी एक पॉजिटिव खबर हो सकती है अगर इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर आपको भारत पे, देश पे भरोसा है तो L&T पे भरोसा बरकरार रखना पड़ेगा। और पिछले 10 सालों का ये हिस्ट्री बताता है कि देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जंप हुआ है, पिछले आजादी से लेके अभी तक हमने देश ने $14 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड किया है। पिछले 10 साल में $7 ट्रिलियन स्पेंड किए गए हैं, जिसमें देश में L&T ने सबसे बड़ा योगदान दिया है। तो L&T डेफिनेटली अ प्रॉक्सी टू इंडियन इकोनॉमी, होल्ड करके रखें। फ्रेश टारगेट्स के लिए हम रिजल्ट्स की वेट करेंगे। ओके, फ्रेश टारगेट्स के लिए रिजल्ट की वेट करेंगे, बट जबरदस्त ऑर्डर मोमेंटम रहा है। वैसे तो सिद्धार्थ जी जो बोल रहे हैं मेरी गवाही चाहिए। सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं अनिल जी गवाह है। सिद्धार्थ जी गवाही चाहिए आपको मेरी? अनिल जी आप दे देंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। ओहो, ओके। तो सिद्धार्थ जी के 4 चांद लगाए जाए जहां जहां सिद्धार्थ जी को पसंद है वहां वहां 4 चांद लगाएं L&T की रिकमेंडेशन में। कितना टारगेट कितना था? 1794 या 1894? बिल्कुल अनिल जी, आपको एकदम सही याद है, 1894 था। और आप बार बार मुझे पूछते थे कि सिद्धार्थ जी ये अजीब सा टारगेट है, राउंड टोटल कुछ कर दीजिए, वो भी नहीं बदलाव होते थे। आपके इतने बोलने के बावजूद भी तो आपको एकदम सटीक याद है, क्योंकि आपकी मेमोरी टीवीज में है। ऐसे गवाह मजबूत होने चाहिए, तभी फायदा होता है। मतलब एकदम देखो डेटा के साथ, नंबर के साथ, बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा मैं भी अपनी मेमोरी जो चेक कर लूँ। 1794 है, 1800, वैसे तो मुझे 1894 था, लेकिन मैं 100% गलत हो जाऊँ इसलिए बढ़िया मैंने कहा ऑप्शन ले लूँ। 1794 या 1894 बिल्कुल। और उसके बाद लगातार अपने रिवाइज करते रहे टारगेट सिद्धार्थ जी L&T पर। और L&T पिछले हफ्ते ही हमने जब वेल्थ क्रिएशन पिक्स दी थी, उसमें एक स्टॉक L&T भी था, DLF भी था, टाटा मोटर्स भी था, बिल्कुल था, और HDFC बैंक भी था, और यूनाइटेड स्पिरिट्स भी था, जो चलना बाकी है। हाँ, वो तो बिल्कुल। जो पहला हमारा वेल्थ क्रिएशन पिक था वो L&T ही था। पहला L&T था। 2500, 2800, फिर आपने कहा था लंबे समय के लिए अगर आप अच्छा खासा होल्ड करेंगे तो 3300 तक के भी टारगेट ही आपको दिखाएगा। आई थिंक आशु सर भी इस पर व्यू दे रहे हैं। आशु सर, अगर अभी भी एंट्री लें तो अच्छा पैसा बन सकता है, मौका है, या फिर अब थोड़े डिप का इंतजार करना है? क्या रहा है L&T? दीपांशु, आई थिंक प्रॉब्ली दिस इज वन ऑफ दी ओनली स्टॉक जिसमें मैं हमेशा पिछले 2-3 सालों, मतलब 2 सालों से तो सिद्धार्थ के बिल्कुल साथ हूँ कि मेरा भी फेवरेट है। और अभी भी ये ना डिफरेंट ऑर्बिट में चला गया है। अब ये तो क्या कहते हैं ना, मतलब ऐसे पहले तो पेशेंस टेस्ट की, उसके बाद पेशेंस टेस्ट करने के बाद एक नया भाव बनाया, नए भाव के बाद 2000 के बाद 1700 तक की करेक्शन दी।
तो 2000 के बाद ये इस बार जो चलना शुरू हुआ है ना 21-2200 पे सबका माल खत्म हो चुका है दीपांशु, तो ये 25-2600 की तरफ ही जा रहा है। कैपिटल गुड्स वैसे आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कंपनी बहुत टाइम के बाद मतलब परफॉर्म कर रही है, और ये अगर आप टेक्निकल वालों से बात करेंगे तो ब्रेकआउट भी हुआ है। तो मुझे ये स्टॉक मतलब दिस इज वन ऑफ द ओनली एक्सेप्शन, वन ऑफ द एक्सेप्शन जो बहुत पसंद है, और ये 25-2600 भी बिल्कुल हो जाएगा। मतलब अभी भी ले लेंगे, अगर डिप पे आएंगे तो डिप पे भी ले सकते हैं। मतलब ये स्टॉक धीरे धीरे आपको, मतलब ये पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। अदरवाइज अगर आप इन द मनी ऑप्शन लेके कुछ ट्रेडिंग पैटर्न भी करना चाहते हैं और हर मंथ इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आई थिंक दैट स्ट्रेटेजी विल आल्सो वर्क इन L&T। ओके, तो ये है आपके लिए L&T लाइफ हाइपर है, अनिल जी को पसंद है। पहली वेल्थ क्रिएशन पिक थी, 20 मार्च को रेकमेंड करी गई थी, 2800 का टारगेट था, तब आपको कहा था नजर रखिए इस काउंटर पर, बढ़िया मूव इस पर आ सकती है, इस पर आपको एक्शन दिखेगा। जाइडस लाइफ पर भी रखिए नजर, यूएस FDA से एक दवा के लिए इन्हें अंतिम मंजूरी मिली है, ये अपडेट आ रहा है। स्टॉक कुछ ज्यादा एक्शन में वैसे है नहीं इस समय, ऑलमोस्ट एकदम फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, बट एक खबर आई है जाइडस के लिए यूएस FDA से इन्हें इस समय एक मंजूरी। आईटी की हम बात कर ही रहे थे, कैसे गार्टनर ने अपने प्राइसेस अपना आउटलुक रिव्यू करा है, अब आगे नतीजों से क्या एक्सपेक्ट करना है इस पर भी करेंगे फोकस, थोड़ी देर में आपको वही हम बताने वाले हैं। उससे पहले एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अपोलो टायर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक काफी समय से अपने गेन्स को होल्ड करने में कामयाब रहा था, और यहाँ पर आज के सेशन में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है, जो कि मुझे लगता है स्टॉक को नए हाइज की तरफ ले जाने का पोटेंशियल रखता है। स्पॉट लेवल्स लगभग 328-328.50 के आसपास के हैं। एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 325 का, और अपसाइड में 333-336 रुपए के दो टारगेट्स यहाँ पर कल तक आने की पॉसिबिलिटीज दिखती है। तो अपोलो टायर्स में BTST करके चलने की सलाह रहेगी। 333-336 के टारगेट्स, अपोलो टायर्स डेज हाई पर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, इस पर अभी अभी एक मूव आया। निफ्टी भी नीचे से थोड़ा रिकवर हुआ है, करीब 30-40 पॉइंट की रिकवरी निचले स्तर पर बाजार में आई है। अपोलो टायर्स पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, रखें इस पर रेडार पर। बाय द वे गोदरेज प्रॉपर्टीज पर और बड़ा एक्शन है, 10% के सर्किट की तरफ मूव करने की कोशिश करते हुए 9.5% ऊपर इस समय आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज दिख रहा है, तो थोड़ा मूवमेंट और इसमें बन रहा है। वायदा कारोबार फ्यूचर्स की अगर आप बात करें, वहां पर आपको ऑलमोस्ट 10% के सर्किट की तरफ जाने की कोशिश दिखा रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। आईटी, इसकी अभी हम बात कर ही रहे थे, नुपुर हमें बताई रही थी कैसे गार्टनर की तरफ से आउटलुक बड़ा है, पर वो आने वाले तिमाही के लिए है। इस तिमाही में, यानी जो तिमाही अभी खत्म हो चुकी है, उसमें कैसा रहा है आईटी कंपनीज का प्रदर्शन, नतीजे क्या कुछ दिखाने वाले हैं। इस हफ्ते ही हम देखने कुछ बड़ी आईटी कंपनीज के नंबर्स भी आने की शुरुआत करेंगे। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल, वैसे तो सेक्टर 2-3 दिनों से पॉजिटिव मोमेंटम में है, बट नतीजों के लिहाज से कैसी रही है Q4 परफॉर्मेंस आईटी? देखिए दीप, यहाँ पर इस हफ्ते TCS और इन्फोसिस तो अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी, और एक्सपेक्टेशंस यही है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सुस्ती भरा माहौल ही रहने वाला है। बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस तो नहीं एक्सपेक्टेड है। अब देखना है कि फाइनल नंबर्स क्या निकल कर आते हैं, क्योंकि पिछली तिमाही में तो आईटी ने सरप्राइज भी किया था कुछ कंपनियों ने। सीजनैलिटी और साथ ही जिस तरह की ग्लोबल स्थिति अभी बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए अभी तो चौथी तिमाही का धीमापन जो है नंबर्स आने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। पर साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एग्जीक्यूशन फ्रंट पर टीयर 2 कंपनियां हैं, टीयर 2 आईटी कंपनियां, वो टीयर 1 आईटी कंपनियों के मुकाबले बेहतर साइड पर प्रदर्शन कर सकती है। अब उसमें कौन कौन सी कंपनियां हो सकती हैं? एक्सपेक्टेशंस कोफॉर्ज, LTI माइंट्री और साथ ही KPIT टेक से है। पर दूसरी तरफ HCL टेक और टेक महिंद्रा ये थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से। वहीं आपको क्लाइंट बजट सबसे पहला तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही है, और साथ ही जो BFSI सेक्टर है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप को लेकर हम लगातार यहाँ पर ये चिंता अभी भी बनी हुई थी कि BFSI स्पेस का वहां पर क्या होने वाला है। तो क्लाइंट बजट उन सब क्षेत्रों का वो फोकस में करना है। साथ ही जो मार्जिन्स आउटलुक है, इसी वजह से आगे चलकर क्या रहने वाली है, क्या कमेंट्री रहेगी, क्या गाइडेंस रहेगी, इन सभी आंकड़ों पर और कमेंट्री पर अब आपको फोकस रखना है। तो ये ओवरऑल आईटी का जो नंबर्स अभी चौथी तिमाही में आने वाला है वो स्लाइटली लोअर साइड पर ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, बट सरप्राइजेस ऑफकोर्स आ सकते हैं। तो उतने खास नंबर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा खास नंबर्स नहीं एक्सपेक्टेड है चौथे तिमाही में। ये क्वार्टर भी ढीला ही है मामला, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है सर अभी तो। और पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर आईटी शेयरों का प्रदर्शन कुछ ब्रॉडली कैसा है? कुछ बढ़े हैं कि नीचे ही हैं?
ऑलमोस्ट आई थिंक सर मैंने कैलकुलेशन तो नहीं की है, बट जो प्राइमा फेसी ओवर द टॉप ऑफ द माइंड आ रहा है रिलेटिवली स्टेबल या थोड़ा सा बेटर साइड पर हल्का सा बढ़े ही है। हाँ, बस नीचे से थोड़े ऊपर आए हैं। चलिए देखते हैं इस बार नतीजे किस तरह के रहते हैं, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और उसी के दम पर हम बढ़ेंगे आगे। फिलहाल आखिरी आधे घंटे में जब हम प्रवेश कर चुके हैं 17,600 को होल्ड करने की कोशिश निफ्टी कर रहा है, उसके नीचे गया नहीं है और बैंक निफ्टी भी 40,700 के आसपास सपोर्ट लेकर वापस रिकवर करता हुआ भी दिख रहा है। तो सपोर्ट लेवल के आसपास रुकते हुए दिखें दीप, तो ऐसा कोई पैनिक वाली बात दिख नहीं रही है, हल्की फुल्की सुस्ती वाला मामला है। डाउ फ्यूचर से भी समझ नहीं आ रहा, 20 पॉइंट ऊपर हुआ है अब थोड़ा सा और 15 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर है, तो ये भी क्या करने वाले रात को भगवान ही जाने कि डाउ में क्या होगा। हाँ, जैसे 15-20 पॉइंट पता नहीं चलता। करेक्ट सर। और वैसे भी वापस वो ट्रेंड भी वैसा बन रहा है धीरे धीरे। फ्यूचर से एक्चुअल ट्रेडिंग सेशन और क्लोजिंग का पता नहीं चल रहा आजकल, वो बदलाव हो रहा है वापस, एक पहले जैसा था ना कि भाई। और आज तो इसने रिएक्ट भी करना है सर, जॉब्स डेटा आया था फ्राइडे को छुट्टी थी तो उसका रिएक्शन नहीं दे पाया। जो उनकी बेरोजगारी गिरी है उस पर आज ये थोड़ा रिएक्ट भी करे। बेरोजगारी कम हुई है और तो मार्केट चाहता है बेरोजगारी बढ़े। हाँ, मार्केट चाहता है बढ़े ताकि फेड्स पे रेट नहीं बढ़ाए। तो वही है, इनवर्स रिलेशन है इस समय बना हुआ। करेक्ट। चलिए देखते हैं आज हम डाउ पर कैसा एक्शन आपको दिखता है। वैसे अच्छा एक्शन ही रहा है, अमेरिकी बाजारों में कुछ ऐसी परेशानी नहीं रही है। डेल्टा कॉप, इस पर एक बार राय लेनी थी। सुमित जी, आपका ट्रेडिंग कॉल था सुबह, पॉजिटिव मोमेंटम में रहा है, कल इसके नंबर्स आने वाले हैं, तो अगर डेल्टा कॉप में सुबह पोजीशन बना के गए हैं तो इस समय क्या करना है? बनाए रखें पोजीशन को सुमित जी 1.5% ऊपर। कॉस्ट के ऊपर दीपांशु ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि चार्ट्स के ऊपर तो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 10 रुपए का मूव यहाँ से बनता है ट्रेडिंग के लिहाज से। तो या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, और कोई अगर लगता है रिस्क कैरी नहीं करना है, टेंशन है, तो फिर प्रॉफिट भी बुक कर सकता है, क्योंकि सुबह से अभी ऊपर है और डीआई के पास ही स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से मूव ऊपर की तरफ ही बनना चाहिए। 200 से 205 रुपए तक के लेवल डेल्टा कॉप में देखने को मिल सकता है। ओके, 200-205 के लेवल्स के लिए डेल्टा पर रखिए नजर। सुबह से बड़े एक्शन में बना हुआ है। रोजारी बायोटेक, आज थोड़ा इस पर ध्यान नहीं गया सुबह, बट 18% ऊपर ये काउंटर है, ऑलमोस्ट 20% के सर्किट के पास आपको ये काउंटर दिख रहा था सुबह। इस पर रखिएगा नजर। फिलहाल मूव इस पर अच्छी आ रही है, देखते हैं यहाँ से कैसा मूव ये दिखाएगा, बट मूव अच्छी आई है इस पे। एक और रियल एस्टेट स्टॉक जहां पर अच्छी मूव आई है, प्रेस्टीज एस्टेट। शोभा की तो हम बात कर रहे थे, प्रेस्टीज एस्टेट्स में भी 5-5.5% का मूव है। जो बैंगलोर बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं सभी में आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। एक बार जरा इसकी चार्ट चेक लिया जाए। सचिन जी देखेंगे सर प्रेस्टीज एस्टेट्स का काउंटर? दीपांशु, आई थिंक ओवरऑल पैक में ही इतना सारा पॉजिटिविटी है कि सारे जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे वो अच्छे रिबाउंड दिखा रहे हैं, एंड प्रेस्टीज में भी उसमें से एक है। जिस तरीके से ओवरऑल इसकी एक ट्रेडिंग रेंज रही है, लगभग 400-390 के आसपास लगातार इसने सपोर्ट्स दिखाए, एंड ऑन द हायर साइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन जोन लगभग अराउंड 480 से लेके 530 के रेंज, 480 से लेके 510 के रेंज में रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे इसने एक अच्छी मूव दी है, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिकॉन्कर किया है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ भी थोड़ा एक्सटेंड होगा। सो 480 के मुझे लग रहा है लक्ष्य के लिए अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 428 पे लगाया जा सकता है, बट 480 जरूर एक रिविजन होगा। तो ये है आपके लिए रियल एस्टेट पर थोड़ा मूवमेंट आ रहा है। IEX पर भी मोमेंटम आ रहा है, स्टॉक भी थोड़ा मोमेंटम अब वापस पकड़ने की कोशिश में, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ था, बट रिसेंटली बड़ा बाउंस बैक आपने IEX में देखा है, और 130 वाला स्टॉक मूव कर करके 150 के लेवल्स पर आ गया है। अब डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है। एक चार्ट चेक IEX पर भी लिया जाए, जिस तरह से ये स्टॉक मोमेंटम में आ रहा है। हिमांशु जी देखें सर, अच्छी तेजी बन रही है और पिछले 5 मिनट में थोड़ा अच्छा अपटिक भी आया है। बिल्कुल, इनफैक्ट इसमें लास्ट वीक के थर्सडे के सेशन में हमने देखा था कि एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी, और उस शॉर्ट कवरिंग के बाद आज भी स्टॉक ने फर्दर स्ट्रेंथ दिखाई है, एंड एज वी स्पीक 150 के कॉल डायरेक्टर्स की तरफ से अनवाइंडिंग भी विजिबल है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर 153 रुपए के ऊपर क्लोज देता है आज, या फिर कल अगर इसके ऊपर रुकता है, तो यहाँ पर एक फर्दर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम्स स्टॉक में देखा है, लगभग दिसंबर 2022 में और उसके बाद वापस से मार्च के महीने में स्टॉक ने 154-155 के लेवल्स पर आके रेजिस्टेंस फेस किया है। अगर ये स्टॉक इसके ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, और उस केस में फॉर द फर्स्ट टाइम शायद शॉर्ट्स यहाँ पर ट्रैप होते हुए नजर आए। स्टॉक 165-170 की तरफ के मूव दिखाने का पोटेंशियल भी रखता है। ये है आपके लिए
IEX पर राय आती है। आइए बढ़ते आगे, और चौथी तिमाही में किस तरह का रहेगा प्रदर्शन FMCG कंपनियों का, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो आप होते हैं साबुन, तेल, चाय, मैगी, चॉकलेट्स, इन सबको FMCG कहते हैं। हाँ, नहीं बता देना जरूरी, हम कई बार एज्यूम करके चलते हैं सबको मालूम है FMCG क्या है, लेकिन ज़रूरी नहीं ना। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि जो मतलब सामान जल्दी जल्दी बिकता है ना, बिस्किट्स है फटाफट बिकते हैं ना, आते जाते हैं वैसा। तो ये कंपनियां चौथी तिमाही में कैसा प्रदर्शन करेगी, इसकी जानकारी है नुपुर के पास। आइए जानते हैं, बताएं। सर मिला जुला रह सकता है प्रदर्शन, क्योंकि वैल्यू ग्रोथ दिखेगी, वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी कमज़ोर रहने वाली है इस तिमाही में, क्योंकि जो मांग है वो कमज़ोर है। मटेरियल कॉस्ट में थोड़ी राहत हो चुकी है, जिसके चलते सिक्वेंशियल बेसिस मतलब पिछली तिमाही से Q3 से जो मार्जिन है वो बेटर हो सकते हैं Q4 में, जो ये तिमाही गई है उसमें। सेगमेंट वाइज देखें तो सिगरेट और फूड और बेवरेज की जो डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रूरल की भी बात करें तो वहाँ पर भी ये डिमांड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स में रूरल में जो ग्रामीण डिमांड है वो काफ़ी कमज़ोर फिलहाल नज़र आ रही है। इसके अलावा जो नॉन फूड कैटेगरी है, जैसे कि सोप, जैसे कि सर बता रहे थे, लॉन्ड्री, डिश वॉश, इसमें जो ग्रोथ है वो ग्रोथ स्टेडी रहेगी, स्थिर रह सकती है, ऐसी उम्मीद है। हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स की बात करें तो पिछली तिमाही के बेसिस पे मतलब Q3 से कंपेयर करेंगे तो Q4 में ग्रोथ अच्छी रह सकती है। पेंट्स और इनरवेयर सेगमेंट जो फैशन इंडस्ट्री है उसमें भी हो सकता है कि जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी सुस्त नजर आए, कमज़ोर डिमांड के चलते। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो जिसके चलते थोड़ी गिरावट आप लेकर चल सकते हैं अनुमान में। और जो कमज़ोर वॉल्यूम आने वाले हैं उसके चलते आय में इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन कंपनी ने अपने दामों को बढ़ाया था और प्रीमियम प्रोडक्ट्स के सपोर्ट के चलते आय में आपको नॉमिनल ग्रोथ इस बार आती हुई दिख सकती है। महंगाई में थोड़ी राहत मिली है, तो मार्जिन्स में इस बार सिक्वेंशियल बेसिस मतलब Q3 से एक्सपेक्टेशन है कि जो मार्जिन्स है वो थोड़े सुधर के आ सकते हैं। कंपनी वाइज भी बात करें तो ITC, पिडिलाइट कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर या ज्योति लैब्स में करीबन 250 से 500 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन इस बार हो सकता है, ऐसी उम्मीद है। एशियन पेंट ब्रिटानिया की बात करें तो यहाँ भी 180 से 250 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन संभव है। नेस्ले और वरुण बेवरेज की भी बात करें तो 150 से 750 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है। वॉल्यूम डिप दिखेगा, लेकिन प्राइस हाइक के चलते मार्जिन एक्सपेंशन इस बार आ सकता है। ओके, तो ये है सारा का सारा FMCG शेयरों पर आपके लिए पूरा एक्शन। मार्जिन्स थोड़े से बेहतर होने की उम्मीद आप कर सकते हैं इस तिमाही में, क्योंकि रॉ मटेरियल के दाम थोड़े से कम होते हुए दिखे हैं, उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर मार्जिन्स पर कम रहेगा। देखते हैं क्या कुछ दिखता है। नतीजे कब से शुरू हो रहे हैं FMCG के? वक्त है अभी तो वक्त है। डीमार्ट से स्टार्ट हो जाएंगे, मे बी ये सैटरडे, और डीमार्ट जनरली वीकेंड पर ही आता है, ताकि कुणाल जी इसको आसानी से विश्लेषण करके डिसाइड कर सकें कि उसे नहीं करना क्या है, ये नहीं वो तो नहीं, हाँ, करते कुछ नहीं है, खाली डिसाइड कर सके कितना लंबा रखना बस ये डिसाइड करते कि बाकी बेचना तो है नहीं उन्हें। तो ये है आपके लिए FMCG कंपनियों का पूरा विश्लेषण। सिद्धार्थ जी, कोई विशेष टिप्पणी आपकी FMCG कंपनी के इन नतीजों को लेकर, इस तिमाही को लेकर, और आपकी कोई विशेष पसंद? बिल्कुल अनिल जी, नुपुर की जो पूरा डिटेल्स जो एनालिसिस था एकदम सही है, सटीक है, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन सभी जगह देखने मिल सकते हैं। वॉल्यूम्स में किस हिसाब से ग्रोथ आते हैं इसके ऊपर निगाहें टिकी हुई रहेगी। हालांकि इस पूरे समूह में मुझे लगता है कि ये जो पेंट कंपनियां हैं, एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट, दोनों ही, ये दोनों में मार्जिन एक्सपेंशन दिखेगा, क्योंकि क्रूड डेरिवेटिव सस्ते होने पे तो इनको डेफिनेटली फायदा मिलता है। और लास्ट क्वार्टर का जो एशियन पेंट का नतीजे थे वो वन ऑफ सबसे खराब क्वार्टर्स देखे गए थे, तो मैं मानता हूँ एशियन पेंट और बर्जर पेंट तो डेफिनेटली यहाँ से अच्छे नतीजे दे सकते हैं। रही बात FMCG एग्जैक्टली HUL या टाटा कंज्यूमर की, वॉल्यूम्स पे नजर रहेगी। अगर वॉल्यूम बेहतर हो गए तो HUL टॉप बेट हो सकता है यहाँ से। ओके, HUL टॉप बेट हो सकता है यहाँ पर, इस पर रखेंगे नजर, एक्शन में आ सकता है। बाकी भी काउंटर्स हैं FMCG के। ITC आज हमने देखा था, थोड़ी बड़ी डील्स भी हैं, आई थिंक करीब 29 लाख शेयर्स के सौदे भी इस काउंटर पर होते हुए आपको दिखे हैं, तो थोड़े एक्शन में FMCG। इनफैक्ट डेज हाई पर ITC इस समय ट्रेड कर रहा है, ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं है, बट थोड़ा मूवमेंट आ रहा है। ओबेरॉय रियल्टी में फ्रेश खरीदारी इस समय आपको बनती हुई दिख रही है, स्टॉक थोड़ा वापस मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है इस समय ओबेरॉय रियल्टी। हिमांशु जी, इस पर कोई BTST ट्रेड बनता है, क्योंकि अभी वापस मोमेंटम आया, आखिरी 10 मिनट बचे हैं ट्रेड के लिए?
दीप अटेम्प्ट हुआ था सुबह एक ब्रेकआउट का, लेकिन उस हिसाब से फॉलोअप देखने को नहीं मिला जिस तरह से रनअप हमने डीएलएफ में आते हुए देखा। चार्ट सेटअप हालांकि पॉजिटिव है, तेजी की पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो एक कैविएट है वो ये है कि अगर बाय द वे 895 900 तक मिलता है स्पॉट लेवल्स में तो वहां पर और पोजीशंस को ऐड किया जा सकता है। अभी एक ब्रेकआउट आना बाकी है, लेकिन चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। आना बाकी है बट चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। स्टॉक में थोड़ा आपको मोमेंटम दिख भी रहा है, देखते हैं यहां से कैसे एक्शन दिखाएगा। सुमित जी की तरह एक बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, अभी थोड़ी देर पहले आईटी सेक्टर को लेके बात चल रहा था, तो आईटी सेक्टर का स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 372 रुपया 50 पैसा, 372.50। स्टॉक का नाम है विप्रो। विप्रो के अंदर मोमेंटम बना है, पिछले 5 दिनों से विप्रो धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है और आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है जिसके अंदर लास्ट 2 दिनों के हाई ब्रेक हुए हैं। बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है, तो विप्रो के अंदर यहां से मोमेंटम ऊपर का बनेगा जिसके अंदर 10 से 15 रुपए का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। विप्रो में जो नीचे में सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा 366, यानी छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है, 366 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 380 का पहला टारगेट, 385 का दूसरा टारगेट। ये पुल बैक और बाउंस बैक के टारगेट है। ये टारगेट अचीव होने पे अगर सस्टेन करता है तो 400 प्लस के लेवल जल्दी विप्रो में देखने को मिलेंगे। फिलहाल पुल बैक बाउंस बैक के लिए खरीदारी करें 366 के स्टॉप लॉस से 380 385 के टारगेट्स के लिए। के तो विप्रो पर भी रखनी है नजर। आईटी के नंबर्स हो रहे हैं शुरू। बाय द वे एक स्टॉक थोड़ा आज एक्शन में है, बट अनिल जी ये स्टॉक के लिए आपको थोड़ी मदद लगेगी आपकी। हाँ जी बताइए। इसको कहते कैसे हैं मुझे मालूम नहीं है। अच्छा। थोड़ा सिखा दीजिए स्टॉक के बारे में। समझ तो गए होंगे मैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ। एक्शन में जो आ गया, एक्शन में आ गया, 3.5% ऊपर है इस समय सर। जोमेटो या जोमाटो? हाँ। अच्छा, ये कैसे इसके पोल कर लिया जाए? पोल कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए स्टूडियो में 2 लोग हैं, दीप भी है और नेहा भी, और बाकी हमारे पैनल पे 2 ऑप्शन है, जोमेटो और जोमाटो। जोमेटो बोलने वाले फेवर में कौन कौन है जरा बताइए। हाँ, इधर हमारे दोनों दीप और नेहा। जोमेटो के फेवर में कौन है? हिमांशु जी। दीप और नेहा नाम बोलते, हिमांशु जी भी हाथ खड़ा करेंगे। बोलेंगे इनके साथ रहने में भले ही नहीं तो सवाल भी नहीं पूछेंगे, इनकर बदमाश हमारे। ओके सब लोग, खाली एक सचिन जी को छोड़ दे। सचिन जी जोमेटो के फेवर में। सचिन जी जी अनिल जी, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन वैसे ही हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो अब आप ये जानना चाहते हैं सच क्या है? सच क्या है? वैसे तो आपको कायदे से पूरा ऐड देखना चाहिए। एक उससे मैं बताऊं सच, उससे पहले एक बार जरा आशु जी कुछ कहना चाहते हैं। जी आशु जी। नहीं अनिल जी, मैं तो जोमेटो पे हाथ खड़ा कर रहा था। जोमेटो पे। हाँ जोमेटो ऑप्शन 1 में है। हाँ। जोमेटो। तो इसमें मामला ऐसा है दीप की दोनों ही सही है। दोनों सही है। हाँ, एक अमेरिकन एक्सेंट है और एक इंग्लिश एक्सेंट है। जैसे टमाटो टमाटो। हाँ वैसा है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर किसी को वर्बल फाइट करनी है तो जिस पे करनी करे, ऐसा है। तो ये जो पूरा एड बना है वो इसी थीम पर बना है। अच्छा। कि जोमेटो का आ जाए या जोमाटो का आ जाए। सो इसीलिए उसका जो लास्ट में पंच लाइन है, बहुत डिलीवर्स ऑन टाइम। दोनों, चाहे जोमेटो हो चाहे जोमाटो हो। तो उस थीम पर हमने ये ऐड बनाया था। तो मजा आया मतलब मजा तो डेफिनेटली आया। एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था और मैंने टीवी कमर्शियल तो पहली बार ही किया है। कई लोगों को लग रहा है शायद हमारी उसमें से निकाला होगा कि कहीं रिकॉर्डिंग में से, तो रिकॉर्डिंग में ये प्रॉपर शूट हुआ है। और हमें गिरना भी पड़ा बाकायदा, एकदम लिटरली पीछे आप देखिए जोर से गिरे थे। हाँ सो लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ कि रात को 9 साढ़े 9 बजे शूट होना था। फाइनली पहले का वो बैकलॉग होते होते 3 साढ़े 3 बजे रात को शूट हुआ, लेकिन हमारा जो शॉट था पहले टेक में ओके हो गया। अच्छा। तो इसके 2 पार्ट थे। पहले हमें डायलॉग बोलना था। हाँ। तो डायलॉग वाला पहले ही टेक में ओके हो गया। एक सेफ्टी के लिए एक और लिया जाता है, वो गिरने वाला जो पार्ट था। तो मैं पहले वाले शॉट में मैं गिरा नहीं, नयनतारा गिर गई थी। दूसरे वाले में फिर मैं भी गिरा। तो वहां जरूर रिटेक हुआ क्योंकि वो गिरने वाला था, मैं गिर नहीं पाया। लेकिन बड़ा मजा आया। ये भी अपनी तरफ का एक अलग एक्सपीरियंस है जो हमने किया। मजा आया मतलब। लेकिन एक चीज दीप जो बड़ा चेंज है जो मुझे फील हुआ वो ये कि जब हम लाइव करते हैं तो वो एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है। और जो रिकॉर्डिंग्स वाला मामला होता है उनका काम करने का तरीका बहुत ही अलग है। हम लाइव में कई सारी चीज़ें हमें अलग चैलेंज होते हैं और रिकॉर्डिंग वाले में कई अलग चैलेंज होते हैं। इन दोनों का अपना मजा है। जैसे आप क्या नाम बोलते हैं, जोमेटो या जोमाटो?
मैं तो जोमेटो ही बोलता हूँ क्योंकि मैंने इसमें भी यही जोमेटो ही बोला है। तो मैं तो अपने साथ में लगा ऐड के बाद वो व्यू नहीं वो बेसिकली है, दोनों ही सेम है, बट यही है कि उसकी थीम ही वैसे बनी कि उसको देख के लोग थोड़े से उग्र हो जाते हैं। चलिए बढ़िया है। तो जोमेटो ये है आपके लिए स्टॉक जिस पर रखनी है आपको नजर। तो मेरे लिए स्टॉक रिकमेंड करना भी भारी काम है क्योंकि हाँ थैंक गॉड मैंने तो ये ऐड करने के जब प्रपोजल आया उससे बहुत पहले ही रिकमेंडेशन करके रखा हुआ था। हाँ, लेकिन अब कभी भी रिकमेंडेशन हो तो डिस्क्लोजर के साथ ही करूंगा जी। और मैं अभी बता दूं जो पहले वाली मेरी ओपिनियन है वो ओपिनियन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस अभी भी है कि हाँ होल्ड करना चाहिए। ठीक है सर, आइए आज की स्ट्रैटेजी ले लें। बिल्कुल फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। सुस्त है सर डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ही आप कह सकते हैं। 16 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, 16 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स है। यूरोप में ठीक ठाक कारोबार है, बाकी भी एक्शन ठीक है। हमारे बाजार भी थोड़ा नीचे से रिकवर हो गए, 40,800 पर बैंक निफ्टी, 17,600 पर निफ्टी। क्या करके जाना है? क्लोजिंग ठीक है दीप, 17,600 के ऊपर की निफ्टी की क्लोजिंग तो बढ़िया ही है। बैंक निफ्टी 40,800 के आसपास इसके ऊपर बंद हो रहा है तो खराब नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ठीक है, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। जहां तक नई पोजीशन बनाने का सवाल है, कल बनाए तो बेहतर है। फिर भी जो बनाना चाहते ही हैं 17,625 के आसपास स्पॉट निफ्टी है। अगर आप खरीदकर BTST के तौर पर लेकर जाना चाहते हो तो एक ही कंडीशन पर, या तो आप 17,400 का पुट ले, 17,400 का, या फिर ये रखें कि 125 पॉइंट नीचे अगर नीचे कल मिल जाए 17,500 तक तो भी मैं खरीदूंगा। दो में से एक कंडीशन है, या तो 17,500 पर एवरेज करने की आपकी ताकत होनी चाहिए, अच्छा, या 17,400 का पुट खरीद कर जाएं। दो में से एक कंडीशन पे आप फ्रेश खरीदारी करें। अदरवाइज जो पोजीशन है उसको आराम से होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं, 17,400 के पुट से हेज करके। जो लोग शॉर्ट हैं वो 17,800 का कॉल खरीद कर हेज कर सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं है, लिंक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, सिंपल सी चीज है, और नहीं तो कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 40,800 पर खुल रहा है, ऊपर 41,100 है, नीचे 40,500, 300 इधर 300 इधर, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन है, हेज करना चाहते हैं 40,500 पर करें। फ्रेश खरीदना चाहते हैं एक ही कंडीशन, कल 40,525 आएगी तो और लूंगा। शॉर्ट करना चाहते हैं एक ही कंडीशन पे, 41,100 आएगा तो कल फिर और बेचूंगा। 300 पॉइंट का आपको दोनों तरफ का लेकर चलना है, 40,500, 41,100, 50 पॉइंट थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर दें लाइफ में। तो ब्रॉडली ये आपके लिए लेवल्स हैं। और बेहतर ये कि अगर आप रात भर का तनाव न लेना चाहें और बार बार उठ के डाउ को देखने की जरूरत ना समझें SGX, तो फिर कल सुबह आके कर ले। कौन सा ऐसा कोई बहुत बड़ा ऊपर या नीचे भाग जाने वाला कम चांस है, करेक्ट सर, लगता तो कम है, फिर बाकी देखिए। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए इस समय अनिल जी की तरफ से उनकी स्ट्रैटेजी का अपडेट। आई थिंक थोड़ा कमोडिटी बाजार में भी एक्शन बन रहा है, उस पर भी करेंगे फोकस। उससे पहले जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार, कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, बताएं। या वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। वेल सुबह एक हमने कॉल ऑप्शन दिया था दीप, उसमें एक अच्छी बढ़त हमें देखने मिली 115 से लगभग 130 के लेवल्स अप्रोक्सीमेटली 137 138 के लेवल्स हमें 17,600 के इन द मनी कॉल ऑप्शन में देखने मिली थी। एक अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से देखने मिली, बट एक चीज बहुत ही क्लियर अब ये हो रही है कि 17,700 के लेवल्स के आसपास निफ्टी में एक रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है। 41,000 निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सो आई थिंक एट दिस लेवल्स मार्केट में कंसोलिडेट अ बिट, तो इसीलिए 17,700 का इन द मनी पुट ऑप्शन खरीदने की पर ट्रेड कर रहा है। सो 108 पर आप खरीदे 17,700 का पुट ऑप्शन। यहाँ पे दीप जो स्टॉप लॉस होना चाहिए दैट शुड बी एट 72। सो 72 का एक स्टॉप लॉस होगा। 108 पर ये पुट ऑप्शन खरीदना है 17,700 के स्ट्राइक का। टारगेट दीप ऊपर में हो सकता है 154 से लेकर 185 का। सो 154 185 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। मैं कुछ बड़ा करेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट दैट के थोड़ा कंसोलिडेशन आपको 17,500-600 की रेंज में होते हुए देखने मिल सकता है। इफ इट कम्स अराउंड 17,500 इट वुड बी गुड। एक अच्छा फिर से इनिशिएशन लेवल हो जाएगा लॉन्ग साइड पर। नहीं होता ब्रेकआउट आता है तो 17,700 के ऊपर फिर से खरीदेंगे, बट फॉर मीनवाइल 17,700 का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है, जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिट ऑफ लॉन्ग अनवाइंडिंग या तो कंसोलिडेशन। 17,700 का पुट खरीदने की राय आ रही है जय की तरफ से। 108 पर आपको मिलेगा 154 और 185 का टारगेट। थोड़ा डिप आ सकता है, 6 दिनों की तेजी हमने देखी है बाजार में, उसकी मुनाफा वसूली आ सकती है, तो उस हिसाब से
पोजीशन जय की तरफ से बन रही है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और एक सुस्त रेंज बाउंड ट्रेड आपको दिखाए। निफ्टी ने जरूर एक अटेम्प्ट 17,700 के लिए किया था, बट अगर आप डे की रेंज देखेंगे तो 100 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन आपको निफ्टी दिखाए। बैंक निफ्टी में ऑफकोर्स थोड़ी रेंज ज्यादा रही क्योंकि एक बार के लिए थोड़ा शार्प फॉल आया भी था, बट अब 40,800 पर करीब 200 पॉइंट के कट के साथ बैंक निफ्टी क्लोजिंग के लिए हो रहा है तैयार। टाटा मोटर्स सुबह से ही एक्टिव, जबरदस्त अपडेट भी आया था, 5.5% ऊपर ये काउंटर बंद हो रहा है। ओएनजीसी 4% ऊपर, नया गैस फॉर्मूला लागू हो चुका है। आईटी नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है। विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इन सभी काउंटर्स में आपने हल्की फुल्की खरीदारी देखी है। अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स में आज हल्की खरीदारी थी। ग्रासिम आपको पॉजिटिव दिखा है। एलएनटी लाइफ हाई पर यह काउंटर था आज। साथ ही यूपीएल में आपने पॉजिटिव एक्शन देखा है। डॉक्टर रेड्डीज भी अच्छी तेजी दिखा रहा था। हीरो मोटोकॉर्प और एमएनएम यहां पर भी खरीदारी है। टाइटन की तरफ से भी अच्छा अपडेट आया था, यहां भी पॉजिटिव हो रहा है। बजाज फाइनेंस करीब 2% का कट। एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, इन सारे एफएमसीजी काउंटर्स में कमजोरी। रिलायंस की तरफ से आज सपोर्ट नहीं था। एचडीएफसी बैंक ने भी सपोर्ट नहीं दिया। एचडीएफसी भी कमजोर था और एसबीआई में भी आपने थोड़ी गिरावट देखी है। तो मुनाफा वसूली वाला दिन, 6 दिन की तेजी अभी भी निफ्टी पर बरकरार है। हल्की पॉजिटिव क्लोजिंग दिखा रहा है, बट बैंक निफ्टी का ट्रेंड थोड़ा ब्रेक होते हुए दिख रहा है। 250 पॉइंट का कट आप शुरुआत थोड़े सुस्त मिले जुले नोट पर होती हुई दिख रही है। सेंसेक्स देखिए एकदम फ्लैट बंद हुआ है, सिर्फ 18 पॉइंट नीचे। फाइनल फिगर्स भी बस आने की तैयारी में, बट अनिल जी एटलीस्ट 6 दिन की तेजी का ट्रेंड निफ्टी में तो दिख रहा है सर। बैंक निफ्टी आज 250 पॉइंट के कट के साथ हुआ है क्लोज। बिल्कुल, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आती हुई जरूर दिखी, लेकिन मेरे ख्याल से दीप क्लोजिंग 40,800 के आसपास ही आती दिखेगी, विच इज नॉट बैड एक्चुअली। तो एकदम उस लेवल पर क्लोज हुआ है जहाँ पर ठीक है। तो चलिए फाइनल क्लोजिंग का करें इंतजार, तब तक आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। आज है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। इलाज का एक ऐसा तरीका जिस पर लाखों लोगों को भरोसा है, मगर इस पर सवाल भी काफ़ी लोग उठाते हैं और कुछ लोग इसे कहते हैं प्लेसिबो, तो कुछ कहते हैं इसे सूडो साइंस। होम्योपैथ का कोई डॉक्टर दवा लिखता नहीं बल्कि देता है, खाने वाले को पता नहीं कि वो क्या खा रहा है। होम्योपैथ की किसी दवा के बारे में कोई भी क्लिनिकल रिसर्च मौजूद नहीं है, मगर इसके डॉक्टर हर बीमारी की इलाज का दावा भी करते हैं। भारत सरकार भी इसे जमकर प्रमोट कर रही है। हालांकि जिस देश से ये इलाज करने की पद्धति जन्म हुई है वो है जर्मनी, वहाँ पर भी इस पर सवाल उठते हैं नजर आए। तो आज हम इसी पर करेंगे चर्चा, इलाज होम्योपैथिक सच और मिथक। हमारा साथ देंगे डॉक्टर मुकेश बत्रा, फाउंडर एंड चेयरमैन डॉक्टर बत्रा चेन ऑफ होम्योपैथी है, और साथ ही डॉक्टर हेमंत पी ठक्कर, सीनियर फिजिशियन, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के। इन दोनों से करेंगे हम मुलाकात, देखिएगा जरूर ये आज का विशेष शो। अप्रैल का महीना कई बदलाव लेकर आया है और अब समय आ गया है कि इन बदलावों को आप अपनी प्लानिंग में शामिल कर लें। ब्याज दरों में ब्रेक लगने के बाद क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी, स्मॉल सेविंग स्कीम में क्या हो आपकी मुनाफे की स्ट्रेटजी, जानेंगे इस साल इक्विटी या डेट कौन से फंड करेंगे कमाल। शाम 6:30 बजे यानी कि 6:26 पर मनी गुरु मुनाफेदार फंड। हमारा साथ देंगे फिरोज अजीज साहब और हर्षवर्धन गुंटा साहब। इसके बाद इंस्टाग्राम पर हेल्थ और वेलनेस की सलाह देने वालों की भरमार है, जिनमें से कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके पास न तो कोई कैपेबिलिटी योग्यता है न ही कोई डिग्री, जो सीधे सीधे लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं, मगर अब ऐसे लोगों पर सरकार लगाम कसने की तैयारी में है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के मुताबिक अगर सोशल मीडिया पर कोई हेल्थ और वेलनेस की अपनी सलाह देगा तो उसे अपनी डिग्री दिखानी होगी। जी हाँ, इसीलिए आज की हमारी कवर स्टोरी है इंस्टा वाले डॉक्टर जरा डिग्री दिखाना। हाँ जरूरी है इंस्टा वाले डॉक्टर जरा डिग्री दिखाना। तो ये है हमारी आज की कवर स्टोरी। इस कवर स्टोरी पर जरा बंसल जी की राय ली जाए, हमारे इन हाउस फार्मा एक्सपर्ट। बंसल जी, जो इंस्टाग्राम पर इलाज करने के दावे करते हैं, उनको डिग्री दिखाने की नौबत आ सकती है, क्या कहेंगे? नहीं अनिल जी, बहुत अच्छा स्टेप है। देखिए कई लोग इसको सीरियसली ले लेते हैं और कई लोग ये देसी इलाज भी बताते हैं अनिल जी। तो बिना अगर आदमी को नॉलेज नहीं है, फुली एजुकेटेड नहीं है, तो उनके अनिल जी साइड इफेक्ट्स होते हैं। इनफैक्ट हमारे कई घरेलू नुस्खे भी हैं, उसको भी अगर आप प्रॉपर तरीके से ना करो तो अनिल जी कई बार आदमी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल अनिल जी, जैसे कई लोग डायबिटिक होते हैं बट दवाई लेने से परहेज करते हैं। आप इंस्टा पे आपको लोग दिखेंगे जो मेथी दाना रिकमेंड करते हैं। तो ऐसे अनिल जी प्रॉपर सुपरविजन, डॉक्टर की सुपरविजन में चीजें ली जाती हैं। कई लोग अनिल जी खड़े खड़े बेहोश हो जाते हैं देसी इलाजों से। तो ये जो इंस्टा वाली चीज अभी जो सरकार इस पे पहल कर रही है, ये एक वेलकम स्टेप है और ये जरूर होना चाहिए।
चलिए बढ़िया। तो ये है वो वेलकम स्टेप जो बंसल जी की नज़र में आज की हमारी कवर स्टोरी, इंस्टा वाले डॉक्टर जरा डिग्री दिखाना। ओके, इसके अलावा देश दुनिया की सारी खबरें आपको देखने को मिलेगी और देखने को मिलेगा आपको अच्छा क्लोजिंग निफ्टी पर 25 अंकों की तेजी के साथ 17,625 के आसपास हरे निशान में बंद हुए, यही काफ़ी है लगातार छठे दिन और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे लेकिन 40,800 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। 40,834, नॉट बैड, डाउन बट नॉट आउट, आधा परसेंट नीचे। और सेंसेक्स ने आज कुछ भी नहीं करने का जो मन बनाया है वो सही साबित हुआ। 13 ये है लकी या अनलकी जो भी आप माने, इस नंबर के साथ ऊपर बंद होता हुआ दिखा है सेंसेक्स भी। विदा लेने का वक्त है, अकेले बंसल जी से लेंगे विदा। इसके अलावा सुमित जी का धन्यवाद, सचिन जी का शुक्रिया, सिद्धार्थ जी और हिमांशु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशु सर का भी शुक्रिया आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कल सुबह आप सभी महानुभावों से फिर होगी मुलाकात, मुझे आपको इजाज़त दीजिए।